हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल सहज क्लासेस। तो जैसे हम एस्टेट टीजीटी साइंस और पीजीटी केमिस्ट्री के लिए हमने सीरीज चलाई हुई है एनसीईआरटी की। तो यहाँ पे पीजीटी के लिए 9 to 12 आपको पढ़ना होता है। तो वहाँ पे हमने 9 के सारे लेसन है वो डिस्कस किए हैं और 10th के अब हम लेसन डिस्कस कर 2 लेसन हम वहाँ पे पढ़ चुके हैं। आज हमारा रहेगा थर्ड लेसन। 4 ही लेसन यहाँ पे केमिस्ट्री के आते हैं और पीजीटी कैम वाला ये हमने देख लिया। उसके बाद जो आपका टीजीटी साइंस का रहता है तो वहाँ पे आपको कम से कम 6 to 10 है ना, वो तो करना ही पड़ेगा, मिनिमम लेके चलो आप इसको, मैक्सिमम नहीं मानोगे। क्योंकि अगर आप 11th 12th पढ़ पाते हो तो वो और भी अच्छा हो जाता है, लेकिन अगर आप 11th 12th नहीं भी पढ़ पाते तो 6 to 10 तो आपने एटलीस्ट पढ़ना ही पढ़ना है। तो यहाँ पे भी ये वाले जो चैप्टर हैं 10 क्लास तक आपके केमिस्ट्री के हैं वो इम्पोर्टेंट रहेंगे। तो आज इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे हमारा थर्ड लेसन। बाकी एक बार और बता देती हूँ कि यहाँ पे हमारे पास जितने पीवाईक्यू बनते थे टीजीटी साइंस के 2017 से लेके 2023 तक, वो मैंने अपने चैनल पे कंप्लीट करवाए हैं, सॉल्यूशन भी करवाए हैं और साथ में उनकी जो पीडीएफ है वो भी प्रोवाइड करवाई है। अगर किसी को चाहिए तो आप ले सकते हो इंस्टाग्राम पे मैसेज भेज के। ऐसे ही पीजीटी वाले जो 2017 से लेके 2023 मैंने कंप्लीट करवाए हैं। तो इनमें से कोई भी अगर पीडीएफ चाहिए तो आप कमेंट वहाँ पे बता सकते हो, इंस्टाग्राम पे मैसेज भेज के वो पीडीएफ आपको मिल जाएगी। तो आज का हमारा लेसन रहेगा क्लास 10 का, यूनिट रहेगी हमारी थर्ड, जिसका नाम है मेटल एंड नॉन मेटल। तो यहाँ पे मैं कंप्लीट जो लेसन है वो आपको एनसीईआरटी से करवाऊंगी। तो जितना मैक्स मुझसे हो पाता है उतना मैक्स मैं यहाँ पे समझाऊंगी। बाकी आप यहाँ पे अगर आपको लगता है कि आपको ये चीजें आती हैं तो इसको स्किप कर सकते हो, नहीं तो आप 2x स्पीड में देख सकते हो, क्योंकि 30 मिनट तो लगेंगे लेकिन एक हल्का सा आपका रिवीजन हो जाएगा। तो वो आप पे डिपेंड है, अगर आपने पढ़ रखा है, आपको आता है, आपको नीड नहीं है तो आप इसको छोड़ सकते हो। तो आज का हमारा लेसन रहेगा मेटल एंड नॉन मेटल, चैप्टर है थर्ड। इन क्लास 9th यू हैव लर्न दैट वेरियस एलिमेंट्स। हमने पढ़ा था ना 9th के, जब हमने लेसन पढ़े तो वहां पे हमने एटम एंड मॉलिक्यूल पढ़ा था, तो वहां पे हमने एलिमेंट के बारे में पढ़ा था। यू हैव सीन दैट एलिमेंट कैन बी क्लासिफाइड एज मेटल एंड नॉन मेटल। कि जो एलिमेंट होते हैं वो दो चीजों में क्लासिफाई होके आते हैं, एक तो होते हैं मेटल और एक होते हैं नॉन मेटल। थिंक ऑफ सम यूजेज ऑफ मेटल एंड नॉन मेटल इन यूर डेली लाइफ। कुछ अपने जो डेली लाइफ है उसमें सोचो कि मेटल और नॉन मेटल का यूज कैसे होता है। व्हाट प्रॉपर्टीज डू यू थिंक व्हाइल कैटेगराइज्ड एलिमेंट एज मेटल एंड नॉन मेटल। तो ऐसे कौन सी प्रॉपर्टी होंगे जिनके बेसिस पे हम बताएंगे कि ये वाली मेटल है और ये वाली नॉन मेटल है। हाउ दीज प्रॉपर्टीज आर रिलेटेड टू द यूज ऑफ दीज एलिमेंट। और ये प्रॉपर्टी कैसे इसके यूज में हेल्प करेंगी। अब देखो, हर एलिमेंट की अपनी एक प्रॉपर्टी होती है, तो वहां पे उनकी प्रॉपर्टीज के आधार पे हम ये बताएंगे कि कौन से मेटल हैं और कौन से नॉन मेटल हैं। तो यही चीज यहाँ पे हम डिस्कस करेंगे अब। तो सबसे पहले क्या है कि फिजिकल प्रॉपर्टीज के बेसिस पे हम बताएंगे। तो यहाँ पे एक बार इसको पढ़ लेते हैं, उसके बाद मैं शॉर्ट में आपको बता दूंगी कि यहाँ से याद रखने की क्या चीजें हैं। द इजिएस्ट वे टू स्टार्टिंग ग्रुपिंग सब्सटेंसेज इज बाय कंपेयरिंग देयर फिजिकल प्रॉपर्टीज। तो सबसे पहले अगर चीजों को ग्रुप करना है ना तो उनकी फिजिकल प्रॉपर्टीज के बेसिस पे हम उनको ग्रुप करेंगे। कि जैसे हमने लिख लिया कि यहाँ पे हमारे पास क्लोरीन है, ये हमारी नॉन मेटल होती है, कैसे होती है मैं बताऊंगी आपको। और हमारे पास सोडियम है, ये हमारे पास मेटल है। तो यहाँ पे इसकी कुछ प्रॉपर्टी होंगी, इसकी कुछ प्रॉपर्टी होंगी। तो हमने देख लिया कि क्लोरीन हो गया, ब्रोमीन हो गया, इनकी एक जैसी प्रॉपर्टी है, तो ये हमारे पास नॉन मेटल्स हो गए। जैसे मैग्नीशियम हो गया, सोडियम हो गया, पोटासियम हो गया, इनकी जो फिजिकल प्रॉपर्टी है वो लगभग सेम है, तो ये हमारे पास क्या हो गई, मेटल हो गई। तो सबसे आसान काम क्या हुआ कि हम एलिमेंट्स को उनकी फिजिकल प्रॉपर्टी के बेसिस पे बता दे कि ये मेटल है, ये नॉन मेटल है। यहाँ पे हमने एग्जांपल लिए आयरन का, कॉपर का, एल्यूमिनियम, मैग्नीशियम, सोडियम, लेड, जिंक एंड एनी मेटल विच इज आपको जो अवेलेबल मिले ना उससे आप देखोगे। तो यहाँ पे हमने इनके सैंपल लिए हैं और आप क्या देखोगे कि जब इनके सैंपल लो और आप इनको क्या करोगे, सैंड पेपर पे रब करोगे ना और उनकी अपीयरेंस देखोगे, तो वहां पे आपको क्या दिखेगा, मेटल्स इन देयर प्योर सरफेस है शाइनिंग सरफेस। तो इनकी जो प्रॉपर्टी होती है वो क्या होती है, शाइनिंग होती है। किसकी, मेटल्स। मेटल्स हैं वो शाइनिंग होती है, मीन्स उसमें क्या, चमक होती है। जैसे आपने गोल्ड देखा होगा, सोना, उसमें चमक होती है ना। इस वाली जो शाइन करने की जो प्रॉपर्टी होती है मेटल्स की, उसको हम क्या बोलते हैं, मेटालिक लस्टर बोलते हैं। ठीक है, जो मेटल्स की प्रॉपर्टी होती है शाइन करने की, उसको हम क्या बोलेंगे, मेटालिक लस्टर बोलेंगे। तो ये वाली चीज आपने ध्यान रखने की, लस्टर, मेटालिक लस्टर हम किसको बोलेंगे कि जो मेटल्स की प्रॉपर्टी होती है शाइन करने की, उसको हम बोलते हैं क्या, मेटालिक लस्टर। अब इसमें क्या दिया गया है कि स्मॉल पीस लो आयरन, कॉपर, एल्यूमिनियम, मैग्नीशियम के। उसके बाद इनको शार्प नाइफ से काट के देखो। हम ले लिया आयरन, कॉपर, एल्यूमिनियम, मैग्नीशियम, इनको हम चाकू से काट के देखेंगे तो आपने क्या देखना है कि क्या ये
कट पाएंगे, मीन्स ये हम इसको काटेंगे ना नाइफ की हेल्प से, तो क्या ये कटेंगे या नहीं कटेंगे। तो हमें क्या मिलेगा कि जो देखो आयरन लोहा है, अगर आपको बाकी कुछ ना याद आए ना तो आप लोहे को याद रखो। हमें पता है कि लोहा मेटल होता है। अब लोहे लोहे को हम नहीं काट सकते ना, तो मोस्टली जो मेटल होती हैं वो क्या होती हैं, हार्ड होती हैं। वो उनकी हार्डनेस है, वो मेटल से मेटल वेरी होती रहती है कि कुछ मेटल हार्ड बहुत ज्यादा होती है, कुछ कम होती है। ओवरऑल हम देखेंगे तो जो मेटल्स होती हैं वो क्या हार्ड होती है। सबसे पहले हमने पढ़ लिया कि जो मेटल है वो क्या करती है, शाइनिंग होती है उनमें, इसकी वजह से उनमें मेटालिक लस्टर की प्रॉपर्टी होती है। सेकंड हमने देखा कि मोस्टली जो हमारी मेटल है वो हार्ड होती है। उसके बाद क्या है कि जब हमने यहाँ पे लिया कुछ मेटल्स ली, उनको पीटा है ना, तो उनकी थिन शीट बन जाती है। इस वाली प्रॉपर्टी को हम क्या बोलते हैं, मेलिएबिलिटी बोलते हैं। जैसे हमने गोल्ड ले लिया, सिल्वर ले लिया, अगर आप इसको बीट करोगे ना तो इसकी थिन शीट मिल जाएगी हमें। स्टील हो गया हमारे पास, इसकी हम एक थिन शीट बना सकते हैं। तो जब हमारे पास मेटल्स को थिन शीट में बदला जाए, शीट, उस प्रॉपर्टी को हम क्या बोलते हैं, मेलिएबिलिटी। तो हमारे पास जो मेटल्स होती हैं वो क्या होती है, मेलिएबल होती है, कि उनकी प्रॉपर्टी होती है कि हम उनको पीट के उनकी एक शीट बना सकते हैं। उसके बाद क्या है, हमने देखा है कि हम जो गोल्ड है ना उसकी प्रॉपर्टी होती है कि उसको हम थिन वायर में बदल सकते हैं। 1 ग्राम गोल्ड से हम 2 किलोमीटर लेंथ तक की वायर बना सकते हैं, पतली पतली सी। तो इस प्रॉपर्टी को, ये तो क्या था, थिन शीट में बदलना, तो क्या कहलाता है, मेलिएबल। अगर हमने मेटल को थिन वायर में बदला है तो उस प्रॉपर्टी को हम क्या बोलेंगे, डक्टिलिटी। तो हमारे पास जो मेटल होती है वो क्या होती है, डक्टाइल होती है। आप देखोगे कि गोल्ड है ना वो सबसे मोस्ट डक्टाइल मेटल है। क्यों, इसकी हम 1 ग्राम गोल्ड से 2 किलोमीटर लेंथ तक की वायर है वो खींच सकते हैं। इट इज It is because of their malleability and ductility that metals give different shape and according to our need. तो इनकी जो ये malleability और ductility property होती है ना, इनकी हेल्प से ही हम इनको अलग अलग शेप है वो जैसी हमें चाहिए वो दे सकते हैं। कैन यू नेम सम मेटल्स आर यूज फॉर मेकिंग कुकिंग वेजल। बहुत सारी मेटल होती हैं जो कुकिंग वेजल बनाने में भी यूज होते हैं। डू यू नो वाई दिस मेटल आर यूज फॉर मेकिंग वेसल्स, कि यही मेटल क्यों यूज होती है। लेट अस डू एन एक्टिविटी। तो इसके लिए आप एक एक्टिविटी करोगे, तो ये वाली एक्टिविटी यहाँ पे दी गई है कि हमारे पास क्या है, मेटल्स होते हैं ना, उनको हम यहाँ पे कुकिंग में क्यों यूज करते हैं। जो इन्होंने बोला ना कि हम मेटल्स को कुकिंग वेसल्स बनाने में यूज करते हैं, तो ऐसा क्यों होता है, क्योंकि जो मेटल्स होते हैं वो गुड कंडक्टर होते हैं। पहली बात तो हीट के, अगर हम इस बात को यहाँ पे छोड़ दें तो हमारे पास क्या है कि हम इनको ही क्यों यूज करते हैं। अब यहाँ से गुड कंडक्टर हीट के होंगे तो हीटर वगैरह पे हम इनको यूज करेंगे ना, तो यहाँ से ये इजिली इन पे जो खाना पकाना है वो आसान हो जाएगा। गुड कंडक्टर इलेक्ट्रिसिटी के हैं इसलिए। सेकंड जो हमारे पास कंडीशन बचेगी वो क्या, कि इनका जो मेल्टिंग पॉइंट है ना वो हाई होता है। हाई मेल्टिंग पॉइंट होने की वजह से क्या होगा, ये इजिली मेल्ट नहीं होंगे। अगर हम खाना बनाएंगे, अगर हमारी वेजिल ही मेल्ट हो गई तो फिर खाना कैसे पकेगा। तो इसीलिए क्या, एक तो ये कंडक्टर होते हैं गुड इलेक्ट्रिसिटी की, बहुत जो मोस्टली मेटल्स होती हैं। उसके बाद इनका मेल्टिंग पॉइंट हाई होता है, ये इजिली मेल्ट नहीं होते। तो इसमें से क्या है कि जो बेस्ट कंडक्टर है हमारे पास क्या है, सिल्वर है और कॉपर है। बेस्ट कंडक्टर सबसे ज्यादा सिल्वर मानेंगे, उसके बाद कॉपर है। और लेड और मरकरी है वो पुअर कंडक्टर होते हैं हीट के। क्या हुआ, यहाँ से देखो ये वाली प्रॉपर्टी आपने याद रखनी है। हमने देख लिया कि जो मेटल्स होती है वो क्या करेंगी, शाइन करेंगी। उनमें प्रॉपर्टी होती है मेटालिक लस्टर की, हार्ड होती है, मेलिएबल होती है, उनकी थिन शीट बनाई जा सकती है, थिन वायर बनाया जा सकता है, डक्टाइल होते हैं। उसके बाद हाई मेल्टिंग पॉइंट होता है और गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी होता है। तो इसी वजह से हम इनको कुकिंग वेसल बनाने में भी यूज करेंगे। उसके बाद क्या है, उसके बाद ये अरेंजमेंट दी गई है। तो देखो यहाँ पे क्या किया गया है, एक बैटरी के साथ 2 क्लिप डाली गई है। तो इन क्लिप में हम वन बाय वन कुछ डाल के देखेंगे। पहले हमने यहाँ से प्लास्टिक रबर डाल के देखा, उसके बाद यहाँ पे अलग अलग चीजें आप डाल के देखोगे तो आपको पता चलेगा कि हमारे पास जो मेटल होती है वो क्या होंगी, गुड कंडक्टर होंगे इलेक्ट्रिसिटी का। जब हम यहाँ पे मेटल लगाएंगे, जिस भी सैंपल को हमने टेस्ट करना है ना, जैसे मैंने बोल दिया कि सिल्वर हम गुड कंडक्टर बोल रहे हैं, तो जैसे ही मैंने यहाँ पे सिल्वर लगाया तो ये जो बल्ब है वो ग्लो हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे इलेक्ट्रिसिटी का गुड कंडक्टर है। तो यहाँ से आयंस की इलेक्ट्रॉन्स की पासिंग होगी। अगर इसी प्लेस पे मैंने यहाँ पे लगा दिया रबर, अब रबर है वो तो क्या होता है, गुड कंडक्टर नहीं होता इलेक्ट्रिसिटी का, वो तो हमारे पास इंसुलेटर होता। तो अगर ये रबर हमने लगा दिया तो वहां पे बल्ब ग्लो नहीं होगा। तो ऐसे हम चेक करते हैं कि कौन सा मटेरियल हमारे पास गुड कंडक्टर है और कौन सा मटेरियल अच्छा कंडक्टर नहीं है इलेक्ट्रिसिटी का। उसके बाद यहाँ पे यही दिखाया गया है कि हमारे पास वायर्स है ना, उनको रबर लाइक मटेरियल के साथ वो किया जाता है, कवर किया जाता है, ताकि क्या हो कि
वो उनसे हमें करंट ना लगे, तो इसीलिए उनको क्या किया जाता है, रबर के साथ, रबर क्या है, गुड कंडक्टर नहीं होता, इसीलिए उसकी कोटिंग की होती है कि अगर हम उनको हाथ लगाएं तो हमें झटका ना लगे। तो उसके बाद क्या है कि आपने मेटल देखा होगा, जैसे मैंने लोहा है, लोहे को किसी चीज पे ऐसे मारा पीटा, तो वो क्या होगा, एक हार्ड सरफेस पे हमने जब उसको डाला तो वहां से हमें क्या मिलती है, एक साउंड मिलती है। जैसे हथौड़ी होती है हमारे घरों में, हम उसको किसी भी चीज पे ऐसे मारते हैं ना हार्ड सरफेस पे, तो वहां पे आपको एक साउंड मिलेगी, एक साउंड सुनने को मिलेगी। उस साउंड की जो प्रॉपर्टी होती है इन मेटल की, उसको हम क्या बोलते हैं, सोनोरस बोलते हैं। द मेटल दैट प्रोड्यूस ए साउंड ऑन स्ट्राइकिंग ऑन ए हार्ड सरफेस आर सेड टू बी सोनोरस। किन मेटल्स की प्रॉपर्टी होती है कि वो साउंड प्रोड्यूस करेंगे, उसकी इस प्रॉपर्टी को क्या कहते हैं, सोनोरस कहते हैं। तो पहले वाली प्रॉपर्टी में ये भी वाली मान हमारी चीज ऐड हो गई है। तो सारी प्रॉपर्टी है वो आपको रिमाइंड करवा देती हूँ एक बार। सबसे पहले था कि वो शाइनिंग करते हैं, तो उनमें मेटालिक लस्टर था। सेकंड प्रॉपर्टी थी कि उनको हम वायर में बदल सकते हैं, तो वो डक्टिलिटी थी। उसके बाद थिन शीट में बदल सकते हैं, तो वो मेलिएबल थे। उसके बाद कुकिंग वेसल्स में करते हैं तो उनका हाई मेल्टिंग पॉइंट होता है। उसके बाद क्या, ये गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी होते हैं। उसके बाद क्या था, हमारे पास सिल्वर सबसे ज्यादा गुड कंडक्टर है, और लेड और मरकरी है वो कम बैड कंडक्टर हैं हीट और इलेक्ट्रिसिटी के। तो और उसके बाद क्या था, हमारे पास ये वाली चीज थी कि हम इनकी जो साउंड की प्रॉपर्टी होती है, इसकी वजह से हम इसको क्या बोलते हैं, सोनोरस बोलते हैं। तो ये सारी चीजें किसकी प्रॉपर्टी हो गई, मेटल्स की। इसके साथ ही मेटल्स की एक सबसे चीज मैं आपको बताती हूँ कि मेटल्स क्या होते हैं, हमारे पास इलेक्ट्रॉन डोनर होते हैं। जो इलेक्ट्रॉन को डोनेट करेगा उसको हम क्या बोलते हैं, मेटल्स बोलते हैं। एग्जाम्पल के लिए आप सोडियम देखो, जैसे सोडियम का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होता है 281, 11 इसका एटॉमिक नंबर होता है। तो ये क्या करेगा, 1 इलेक्ट्रॉन को डोनेट करके Na प्लस में एग्जिस्ट होता है। क्या किसी ने भी सोडियम को Na नेगेटिव के जैसे दिखाया है, नहीं दिखा होगा। ऐसे ही मैग्नीशियम है, यहाँ पे Mg2 प्लस दिखा हुआ, कैल्शियम है Ca2 प्लस दिखा हुआ, किसी ने भी Mg2 माइनस नहीं देखा होगा, ना ही किसी ने Ca2 माइनस देखा होगा। तो मेटल्स क्या होते हैं, इलेक्ट्रॉन डोनर होते हैं। अगर इलेक्ट्रॉन डोनेट करते हैं हमारे पास जो एलिमेंट, तो वो क्या होते हैं, मेटल्स होते हैं। और जो इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करेगा वो नॉन मेटल होता है। जैसे हमारे पास क्लोरीन हो गया, क्या किसी ने क्लोरीन पे क्लोरीन पॉजिटिव देखा है, या हमेशा ही हम क्या लिखते हैं, क्लोरीन नेगेटिव लिखते हैं। क्यों लिखते हैं क्लोरीन नेगेटिव, क्लोरीन का एटॉमिक नंबर 17 होता है, तो कॉन्फ़िगरेशन हुआ 287। अब ये एक इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करके यहाँ पे 8 बना लेता है, तो इसने इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट किया है। तो हमारे पास जो नॉन मेटल होती है वो क्या करेंगी, इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करेंगी, और जो मेटल्स होती हैं वो इलेक्ट्रॉन्स को डोनेट करेंगी। इन दोनों में यही फर्क होता है। हमने मेटल्स की सारी प्रॉपर्टी देख ली, अब हम देखेंगे नॉन मेटल्स की। that there are very few non metals as compared to metal। मेटल बहुत ज्यादा होती है, नॉन मेटल कम होते हैं। जैसे कार्बन हो गया, सल्फर हो गया हमारे पास, आयोडीन हो गया, ऑक्सीजन हो गया। ऑक्सीजन का भी आपने O2 नेगेटिव देखा होगा, हमारे पास सल्फर का भी आपने H2 नेगेटिव देखा होगा, तो आयोडीन का भी आपने I नेगेटिव देखा होगा। तो ये इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करते हैं। अब यहाँ पे एक्सेप्शनल जो चीजें आएंगी ना, उनको याद रखना है आपने। नॉन मेटल्स आर आइदर सॉलिड और गैसेज। नॉन मेटल क्या होंगे, देखो सॉलिड वहां पे हमने देखा था कि मोस्टली हमारी मेटल क्या थी, सॉलिड थी। यहाँ पे क्या होगा, ये सॉलिड भी हो सकते हैं, गैसेज भी हो सकते हैं। एक एक्सेप्शन निकल के आता है कि ब्रोमीन। आपसे क्वेश्चन में पूछा जाएगा कि ऐसा कौन सा नॉन मेटल है जो लिक्विड फॉर्म में एग्जिस्ट होता है, तो हमारे पास कौन सी नॉन मेटल हो गई, यहाँ पे ब्रोमीन। ऐसा ही क्वेश्चन भी आता है कि किसकी एंट्रोपी, स्टैंडर्ड एंट्रोपी है वो जीरो नहीं होगी। वो जीरो किस केस में होती है, अब हमारे पास जो स्टैंडर्ड एंट्रोपी तभी जीरो होती है जब हमारा जो मॉलिक्यूल होता है वो उसकी स्टैंडर्ड फॉर्म में एग्जिस्ट होता है। तो वहां पे आपको ऑप्शन भी मिलता है, एक Br2 गैस का और एक Br2 लिक्विड का। अब Br2 लिक्विड तो इसकी स्टैंडर्ड फॉर्म है, Br2 गैस इसकी स्टैंडर्ड फॉर्म नहीं है, तो इसमें जो उसकी एंट्रोपी होती है वो जीरो नहीं होती, क्रिस्टलाइन एंट्रोपी वो जीरो नहीं होती। तो ये वाला क्वेश्चन भी टीजीटी साइंस में पूछा गया है। तो इसकी स्टैंडर्ड फॉर्म कौन सी होती है, लिक्विड फॉर्म होती है ब्रोमीन की। तो ये एक्सेप्शन है, जहां पे भी एक्सेप्शन मिलेगा ना वो आपने याद रखना है। उसके बाद क्या है, ऑन द बेसिस ऑफ। अब यहाँ पे देखो, अगर हमने एग्जाम में लिखना होता, बच्चे होते हैं तो हमें मेटल नॉन मेटल का डिफरेंस बताना होता, तो यहाँ पे हमने लिखा साइनिंग है, नॉन मेटल साइनिंग नहीं होंगी। यहाँ पे हमने लिखा मेलिएबल है, नॉन मेटल मेलिएबल नहीं होंगी। ये डक्टाइल है, वो डक्टाइल वाली प्रॉपर्टी नहीं दिखाएगा। ये सोनोरस वाली साउंड वाली प्रॉपर्टी दिखाते हैं, ये नहीं दिखाएंगे। इनका मेल्टिंग पॉइंट हाई होता है, उनका लो होएगा। ये गुड कंडक्टर होते हैं इलेक्ट्रिसिटी के, मोस्ट ऑफ मेटल ये गुड कंडक्टर नहीं होंगे। तो वही चीज है, बस आपने, ये तो बच्चों के लिए है, तो हमने देख लिया कि कौन सी प्रॉपर्टी हमसे पूछी जा सकती है। तो ये वाला सारा कंक्लूजन था, ये हमने पढ़ लिया। उसके बाद क्या है कि यू मस्ट हैव कंक्लूडेड दैट वी कैन नॉट ग्रुप एलिमेंट अकॉर्डिंग टू देयर फिजिकल प्रॉपर्टी अलोन। अब देखो फिजिकल प्रॉपर्टी पे हमने बोल दिया कि सारी मैटर है हमारे पास, वो क्या है, सॉलिड होती हैं।
लेकिन हमारे पास मरकरी है वो सॉलिड फॉर्म में नहीं होता, तो फिर हो गए ना एक्सेप्शन। तो अकेले फिजिकल प्रॉपर्टी के बेसिस पे तो हम नहीं बोल सकते। हमने बोल दिया कि नॉन मेटल है हमारे पास, वो तो सॉलिड होएंगी या तो गैस की फॉर्म में होंगी, लेकिन हमारे पास एक्सेप्शनल आ गया, क्या, ब्रोमीन आ गया। तो ये तो एक्सेप्शन हो गया ना, तो ओनली फिजिकल प्रॉपर्टी के बेस पे हम इनको डिफरेंशिएट करेंगे, तो वो वाली चीज तो फिर पॉसिबल नहीं हो पाएगी। तो ऐसा आपने नहीं करना है। तो ऑल मेटल्स एक्सेप्ट मर्करी एग्जिस्ट एज सॉलिड एट रूम टेम्परेचर, सारी जो मेटल होंगी ना वो सॉलिड होंगे रूम टेम्परेचर पे, किसको छोड़ के, मरकरी को छोड़ के। तो ये भी आपने याद रखना है। उसके बाद हमने क्या देखा था कि जितनी भी मेटल्स हमारे पास होती हैं उनके हाई मेल्टिंग पॉइंट होते हैं, देखा था, तभी वो कुकिंग वेसल्स में यूज हो रही थी। लेकिन इसका भी एक्सेप्शन है कि जो गैलियम है और ये सीजियम है, इनके जो मेल्टिंग पॉइंट होते हैं वो लो होते हैं। तो ये जितने भी एक्सेप्शन है ना, इनको आपने अच्छे से याद रखना है, जो प्रॉपर्टी है उनको भी याद रखना है। These two metal will melt if you keep them on palm, अगर आप इनको हथेली पे भी रखोगे ना गैलियम सीजियम को, तो भी ये मेल्ट हो जाएंगी। उसके बाद है आयोडीन है। आयोडीन क्या है, आयोडीन नेगेटिव होता है ना, तो ये क्या है, एक नॉन मेटल है। और हमने बोला कि मेटल हमारे पास लस्ट्रस होती है, उनमें शाइनिंग होती है, लेकिन नॉन मेटल में नहीं होती। लेकिन आयोडीन इसका एक्सेप्शन है। क्वेश्चन कैसे आएगा आपका कि नेम ए नॉन मेटल विच इज लस्ट्रस, तो जो लस्ट्रस है लेकिन नॉन मेटल है, तो वो क्या हो जाएगा, हमारे पास आयोडीन हो जाएगा। उसके बाद कार्बन एक नॉन मेटल है, वो डिफरेंट फॉर्म में एग्जिस्ट होती है। उसको हम क्या बोलते हैं, अगर हमारे पास कोई एलिमेंट वो अलग अलग फॉर्म में एग्जिस्ट होता है तो उसको हम बोलते हैं एलोट्रोप। डायमंड हो गया जैसे हमारे पास, जो सबसे हार्डेस्ट सब्सटेंस है, और इसका मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट भी बहुत ज्यादा है। एक जो कार्बन है उसका एक होता है डायमंड और एक होता है ग्रेफाइट। ग्रेफाइट गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी होता है, लेकिन जो डायमंड होता है वो इंसुलेटर होता है। इंसुलेटर होता है, ये बहुत ज्यादा हार्ड होता है, हार्ड होने की वजह से जो इसका मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट है वो बहुत ज्यादा हाई होते हैं इन केस ऑफ डायमंड। उसके बाद क्या है, एल्कली मेटल लिथियम सोडियम पोटेशियम आर सॉफ्ट दैट दे कैन कट विद भी। अब हमने तो बोला था ना स्टार्टिंग में, हमने बोला था कि जो भी मेटल हमारे पास रहेगी वो हार्ड रहेगी, लेकिन यहाँ पे इसका भी एक्सेप्शन आ गया। ये क्या है कि लिथियम सोडियम पोटेशियम ऐसी मेटल हैं जिनका मेल्टिंग पॉइंट भी कम है, और इनको हम नाइफ की हेल्प से, चाकू की हेल्प से भी काट सकते हैं। तो फिर यही एक्सेप्शनल है ना, इनको आपने याद रखना है। सबसे पहले हमने देख लिया कि ब्रोमीन वाला था, कि ब्रोमीन नॉन मेटल होते हुए भी लिक्विड है। उसके बाद हमने देखा कि ये सीजियम वाला केस आ गया कि बाकी मेटल्स का हाई मेल्टिंग पॉइंट होता है, लेकिन गैलियम सीजियम मेटल है लेकिन तो भी लो मेल्टिंग पॉइंट है। उसके बाद हमने बोला था कि सारी जो मेटल्स होंगी वो सॉलिड होंगी, लेकिन जो मरकरी है वो तो लिक्विड होती है। तो ये भी हमारा एक्सेप्शन था। उसके बाद क्या है कि कार्बन की दो फॉर्म होती है, डायमंड और ग्रेफाइट हो गया। आयोडीन एक नॉन मेटल है लेकिन उसके बाद भी उसमें चमक होती है। एल्कली मेटल, मेटल हमने बोला हार्ड होता है, लेकिन बहुत सारी मेटल होती हैं जिनको आप चाकू से काट सकते हो, तो इनको आपने याद रखना है। उसके बाद मैंने जैसे हमने पहले वाला टॉपिक पढ़ा था, तो उसमें मैंने बोला था कि मोब से याद रखना है। कैसे हमने वहां पे डिस्टिंग्विश किया था कि जब हमने किसी भी वहां पे हमने क्या डाला था कि किसी भी मेटल का ऑक्साइड लिया था, मेटल ऑक्साइड लिया था और साथ में एसिड लिया था, तो वहां से हमें मिला था साल्ट प्लस वाटर। तो ये वाली कंडीशन किसके केस में होती है, एसिड प्लस बेस के केस में होती है। तो यहाँ पे हमने यहाँ पे क्या लिया है, एसिड लिया है, तो मेटल ऑक्साइड क्या हो जाएगा, बेस हो जाएगा। तो यहाँ से मोब से क्या याद रखोगे आप कि जो मेटल के ऑक्साइड है वो बेसिक होते हैं। बच गई कौन, नॉन मेटल के, और हमारे पास क्या बचा, एसिडिक। तो नॉन मेटल के ऑक्साइड क्या होंगे, एसिडिक होंगे, और जो हमारे पास मेटल के ऑक्साइड होंगे वो क्या होंगे, बेसिक होंगे। बस यही है। उसके बाद ये क्वेश्चन देख लो, ये तो आप बता ही दोगे इतना पढ़ने के बाद। तो इज ए लिक्विड मेटल, ऐसे लिक्विड मेटल बतानी है जो लिक्विड हो रूम टेम्परेचर पे, तो अभी पढ़ के आए हैं, मरकरी हो जाएगी। इजिली कट विद नाइफ, सोडियम हो गई, पोटासियम हो गई। उसके बाद क्या, बेस्ट कंडक्टर ऑफ हीट, सिल्वर हो गया। पुअर कंडक्टर हमारे पास लेड हो गया। मेलिएबल का मतलब वो थिन शीट में बदलेगा, और डक्टाइल का मतलब थिन वायर में बदलेगा। तो सारे क्वेश्चन हो जाएंगे अगर आपने यूनिट को अच्छे से पढ़ा तो। उसके बाद क्या है कि केमिकल प्रॉपर्टीज है इन दी फॉलोइंग सेक्शन 3.2 में, सैंपल्स ऑफ फॉलोइंग मेटल, इन मेटल्स के सैंपल है उसको कलेक्ट करो। व्हाट हैपेंस व्हेन मेटल बर्न इन एयर, कि जब हम मेटल को ऑक्सीजन में बर्न करते हैं तो वहां से हमें क्या मिल जाता है, मेटल ऑक्साइड मिल जाता है। जैसे हमने देखा था ना, हमने मैग्नीशियम रिबन को जलाया था ऑक्सीजन की परसेंस में, तो वहां पे हमें एमजीओ मिला था, तो मैग्नीशियम ऑक्साइड मिला था। यही यहाँ पे बताया गया कि अगर हमने मेटल को ऑक्सीजन के साथ कंबाइन करवाया तो वहां से हमें क्या मिलेगा, मैग्नीशियम ऑक्साइड मिलेगा। ऐसा ही यहाँ पे सेम कॉपर में दिखाया गया है। ये तो एग्जाम्पल है कि कॉपर को ऑक्सीजन में, कॉपर भी मेटल है तो यहाँ से कॉपर ऑक्साइड मिल गया। एल्यूमिनियम मेटल है तो यहाँ पे ऑक्सीजन आई तो यहाँ पे हमें क्या मिल गया, एल्यूमिनियम ऑक्साइड मिल गया। ऐसा बस यहाँ पे दिखाया गया है। उसके बाद क्या है, देखो हमने देख लिया कि
हमारे पास जो मेटल के ऑक्साइड हैं वो बेसिक होते हैं, नॉन मेटल के ऑक्साइड हैं वो क्या होते हैं, एसिडिक होते हैं। लेकिन ऐसे भी हमारे पास मेटल्स होती हैं जो जिनके ऑक्साइड होते हैं ना वो एसिडिक भी होते हैं और बेसिक भी होते हैं। जिनके ऑक्साइड एसिडिक भी हो बेसिक भी हो तो उनको हम क्या बोलते हैं, एम्फोटेरिक ऑक्साइड बोलते हैं। ऐसी मेटल्स जिनके जो हम ऑक्साइड लेंगे वो एसिडिक भी हो सकते हैं, बेसिक भी हो सकते हैं, उनको हम क्या बोलेंगे, एम्फोटेरिक ऑक्साइड बोलेंगे। एग्जाम्पल के लिए अगर आपने एम्फोटेरिक का एग्जाम्पल याद रखना है तो वो क्या हो जाएगा, एल्यूमिनियम वाला हो जाएगा और जिंक वाला हो जाएगा। तो एल्यूमिनियम के ऑक्साइड हैं वो एसिडिक भी होते हैं और बेसिक भी होते हैं। तो ऐसे करके आप इसको याद रख सकते हो कि बहुत सारी मेटल्स होती हैं हमारे पास, मेटल ऑक्साइड वो इनसोल्युबल होती हैं वाटर में, लेकिन कई क्या करती हैं उसके वो साल्ट बना देते हैं। तो आपने याद रखना है कि जब हमने Na2O में H2O मिलाया है ना तो वहां से हमें क्या मिला, सोडियम हाइड्रोक्साइड मिला, और K2O में मिलाया तो वहां से हमें पोटासियम हाइड्रोक्साइड मिलाया है। एल्यूमिनियम जिंक के ऑक्साइड है वो एसिडिक भी हो सकते हैं, बेसिक भी हो सकते हैं, तो उनको हम क्या बोलेंगे, एम्फोटेरिक ऑक्साइड बोलेंगे। वी हैव दैट ऑल मेटल डू नॉट रिएक्ट विद ऑक्सीजन एट सेम रेट। तो सारी मेटल तो ऑक्सीजन के साथ नहीं रिएक्ट करती। आपको पता है ना, हम जो सोडियम है हमारे पास या पोटासियम है उसको केरोसिन ऑयल में क्यों रखते हैं। आप सोडियम और पोटासियम को हम केरोसिन ऑयल में इसलिए रखते हैं कि सोडियम का अगर छोटा टुकड़ा भी पानी या हवा के कांटेक्ट में पानी के कांटेक्ट में आ गया तो वहां पे हमें आग लग जाएगी। तो इसीलिए हम उसको क्या करते हैं, बचा के रखते हैं कि वहां से आग ना पकड़े वो। तो इसीलिए इन दोनों को हम क्या रखते हैं, उसमें केरोसिन ऑयल में रखते हैं। तो सारे जो मेटल ये तो फास्ट रेट से वहां पे उसके साथ रिएक्ट कर जाएंगी, लेकिन सारी मेटल थोड़ी ना ऐसे रिएक्ट करती हैं। लोहा है अगर वो ऑक्सीजन के कांटेक्ट में आएगा तो वहां पे रस्टिंग हो सकती है, लेकिन वो आग तो नहीं पकड़ेगा ना। तो वही चीज यहाँ पे बताई गई है कि जो सारी मेटल होती है वो अलग अलग रेट के साथ कंबाइन होती है ऑक्सीजन के साथ। डिफरेंट मेटल शो डिफरेंट रिएक्टिविटीज टुवर्ड ऑक्सीजन। अलग अलग मेटल अलग अलग रिएक्टिविटी दिखाती है। मेटल सच एज पोटासियम एंड सोडियम रिएक्ट सो वाइग्रेसली। ये वाली है ना ये इतनी ज्यादा रिएक्ट कर लेती हैं कि उनमें आग लग जाती है अगर उनको ओपन प्लेस में हमने छोड़ दिया। Hence to protect them, to prevent accidental fire, they are immersed in kerosene oil। तो इसलिए हम केरोसिन ऑयल में इसको रखते हैं। तो किसको किसको, सोडियम को पोटासियम को। एट ऑर्डिनरी टेम्परेचर द सरफेस ऑफ मेटल मैग्नीशियम एल्यूमिनियम जिंक आर कवर्ड विद ए थिन लेयर ऑफ ऑक्साइड। मेटल ऑक्साइड में तो सारे ही चेंज होते हैं लेकिन इनमें क्या है, छोटी सी परत बनती है लेकिन ये आग लग जाती है। द प्रोटेक्टिव ऑक्साइड लेयर प्रिवेंट द मेटल फ्रॉम फर्दर ऑक्सीडेशन। अगर एक बार यहाँ पे मेटल की लेयर बन गई ना तो उसके बाद इसका आगे ऑक्सीडेशन नहीं हो पाएगा क्योंकि वो लेयर है उसको प्रोटेक्ट करेगी। आयरन डज नॉट बर्न ऑन हीटिंग बट आयरन फीलिंग बर्न वाइब्रेशनली व्हेंस। देखो जो आयरन की हमने अगर हमने लोहा ले लिया उसकी कील ले ली उसको हम जलाने लग गए तो वो इजिली नहीं जलेगी। लेकिन इसी के केस में हमने इसकी फीलिंग्स ले ली और जैसे ही हम उसको इसके आग के कॉन्टेक्ट में लाएंगे ना तो वो आग पकड़ लेगी। उसके बाद कॉपर है वो भी नहीं जलता। लेकिन अगर हॉट मेटल इज कोटेड विद ए ब्लैक कलर्ड लेयर ऑफ कॉपर ऑक्साइड, लेकिन अगर हमने इसको हॉट किया हुआ ना तो वहां पे आपको एक ब्लैक सी लेयर मिलेगी। वो किसकी लेयर मिलेगी, कॉपर ऑक्साइड की। सिल्वर और गोल्ड है वो रिएक्ट ही नहीं होते किस पे, ऑक्सीजन के साथ हाई टेम्परेचर पे भी वो रिएक्ट नहीं होते। तो यहाँ से मेन मेन चीजें क्या निकल के आई हैं हमारे पास, बस ये याद रखो कि सोडियम पोटासियम को केरोसिन ऑयल में रखते हैं। उसके बाद यहाँ पे कॉपर है वो किसकी जो कोटिंग होती है उसमें ब्लैक कलर की होती है। आयरन वो सीधे हीटिंग नहीं लेता, जो आयरन की फीलिंग है वो हीटिंग लेती है। और सिल्वर और गोल्ड है वो हाई टेम्परेचर पे भी रिएक्ट नहीं करते ऑक्सीजन के साथ। तो बस यहाँ पे याद रखने की यही चीजें। उसके बाद यहाँ पे क्या दिया गया है, एनोडाइजिंग इज द प्रोसेस ऑफ थिक लेयर ऑफ एल्यूमिनियम। देखो हमने बोला ना कि एल्यूमिनियम ऑक्साइड में बदल जाता है तो इस थिक लेयर को बनना ही क्या कहलाता है, एनोडाइजिंग कहलाता है। इसमें क्या कि जब एयर में हम छोड़ते हैं तो वो एल्यूमिनियम ऑक्साइड में चेंज हो जाता है, लेकिन आगे उसके बाद इसका कोरोजन नहीं होता, ये यहीं पे हो चुका होता है जो होता है। इसलिए अगर हमने इसका कोरोजन बनाना है ना, इसको कोरोजन से बचाना है तो यहाँ पे हम क्या लेंगे, इसकी थिक लेयर लेंगे। बस यही चीज यहाँ पे बताई गई है। तो अब यहाँ से हमने देख लिया कि जो सोडियम है वो सबसे ज्यादा रिएक्टिव होगा कि उसको हमने केरोसिन ऑयल में रखना पड़ता है। उसके बाद मैग्नीशियम है वो उससे कम वाइग्रेस होगी, वो इतना रिएक्टिव नहीं होता जितना सोडियम होता है। लेकिन बर्निंग इन ऑक्सीजन डज नॉट हेल्प टू डिसाइड अबाउट द रिएक्टिविटी ऑफ जिंक आयरन कॉपर। अब यहाँ पे देखो हमने इनकी रिएक्टिविटी तो ऑक्सीजन के बेसिस पे बता दी, लेकिन जो सारी मेटल है ना इनकी रिएक्टिविटी हम थोड़ी ना ऑक्सीजन के बेस पे बता सकते हैं। तो अलग अलग मेटल्स की रिएक्टिविटी हमें अलग अलग बेसिस पे देखनी पड़ती है। यहाँ पे हमने पहले देखा कि ऑक्सीजन के साथ रिएक्टिविटी देखेंगे तो हमारे पास जो सोडियम है और
जो मैं ये पोटासियम है वो ये रिएक्टिविटी निकल के आए कि हम इनको खुला भी नहीं छोड़ सकते। अब हम इनकी रिएक्टिविटी किसके बेस पे देखेंगे कि जब ये वाटर के साथ है वो कनेक्ट होते हैं, तो इसके बेस पे अब हम देखेंगे। तो यहाँ पे यही दिखाया गया है कि यहाँ पे इस एक्टिविटी में क्या दिया गया है कि जब हम स्टीम के साथ एक मेटल को डालते हैं ना, तो वहां पे हमें क्या मिलती है, हाइड्रोजन गैस मिलती है। इट मीन्स क्या कि जब हमने यहाँ पे ये वाली चीज आपने याद रखनी है कि जब हमने मेटल और वाटर को साथ में लिया है ना, तो वहां पे हमें क्या मिलेगा, मेटल ऑक्साइड और हाइड्रोजन। इसको याद रखना है। किसी भी टाइप में पूछ सकते हैं आपको, सिंपल थ्योरी बेस में भी पूछ सकते हैं या रिएक्शन दे के भी पूछ सकते हैं। इसको याद रखना है कि जब भी कोई भी मेटल है वो पानी के साथ रिएक्ट करेगी तो वहां से हमें क्या मिलेगा, मेटल ऑक्साइड मिलेगा। अगर वहां पे मेटल ऑक्साइड यहाँ से हमें मिला, इस मेटल ऑक्साइड को हमने वाटर के साथ वापस से करवाया, तो यहाँ पे हमें मेटल हाइड्रोक्साइड मिलेगा। Metals like sodium and potassium with cold water in case of sodium potassium is so valent exothermic। और यहाँ पे हमें क्या होगा, इतनी ज्यादा एक्जोथर्मिक होती है कि जो यहाँ से हाइड्रोजन एमिट होगी ना वो एकदम से आग पकड़ लेती है। एक्जोथर्मिक हमने पढ़ा था ना, एक्जोथर्मिक क्या होता है, जहाँ पे हमें हीट एनर्जी मिले। एंडोथर्मिक जहाँ पे हमें हीट एनर्जी देनी पड़े। तो अगर हमने सोडियम और पोटासियम का केस किया तो इतनी वाइब्रेसली होती है कि ये पहले ऑक्साइड में चेंज होने की बजाय डायरेक्ट किस में चेंज हो जाते हैं, हाइड्रोक्साइड में चेंज हो जाते हैं। जब हम वाटर के साथ रिएक्शन दिखाई मेटल की, तो हमने बोला कि वो मेटल ऑक्साइड में चेंज होंगे, लेकिन ये क्या करते हैं, ये जब हम वाटर के साथ इनकी रिएक्शन करवाएंगे तो डायरेक्टली हाइड्रोक्साइड में चेंज हो जाते हैं। इतनी ज्यादा इनकी वाइब्रेस रिएक्शन होती है। ऐसे ही हमारे पास कैल्शियम की होती है, लेकिन कैल्शियम में इतनी वाइब्रेसली हीटिंग नहीं होती कि जो हाइड्रोजन है ना वो आग पकड़ ले। इसके केस में क्या हो जाता है कि जो हाइड्रोजन के बबल्स हैं वो तो सरफेस पे आ जाएंगे और जो कैल्शियम है वो फ्लोट होना स्टार्ट कर देगा। मैग्नीशियम वो कोल्ड वाटर के साथ रिएक्ट ही नहीं करेगा। देखो ये सारी चीजें आपको क्यों बताई गई हैं, क्योंकि बाद में आपको एक रिएक्टिविटी टेबल मिलेगी और उसमें आपको मेटल्स मिलेंगी उनकी रिएक्टिविटी के अकॉर्डिंग। तो फिर वहां पे आपके मन में ये क्वेश्चन नहीं आएगा कि कैसे कैसे बताया। ये आपने इन चीजों को बेशक से याद मत रखो कि किस बिहाफ पे हमने इसको रिएक्टिव बोला है, लेकिन आपने ये पक्का याद रखना है कि कौन ज्यादा रिएक्टिव है। जैसे यहाँ पे हमने देख लिया कि पोटासियम है और अगर सोडियम है, अगर कॉपर की रिस्पेक्ट में आई तो हमेशा ही क्या रहेंगे, ज्यादा रिएक्टिव रहेंगे। तो बस ये वाली चीजें समझाने के लिए इन्होंने अलग अलग चीजें दी गई है कि सोडियम पोटासियम यहाँ पे इतने रिएक्टिव होते हैं कि वो शायद इसमें चेंज हो जाएंगे। कैल्शियम रिएक्टिव होता है लेकिन इतना नहीं हो पाता कि यहाँ पे इनकी जो हाइड्रोजन मिलेगी वो आग नहीं पकड़ती। उसके बाद मैग्नीशियम वो कोल्ड वाटर के साथ रिएक्ट ही नहीं करेगा। अगर हॉट के साथ करेगा तो फिर वहां पे हमें क्या मिल जाएगा, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड मिल जाएगा, जैसे MgOH2 मिल जाएगा जैसे यहाँ पे मिला है। उसके बाद अगर हमारे पास एल्यूमिनियम आयरन जिंक है, वो कोल्ड वाटर और हॉट वाटर किसी के साथ रिएक्ट नहीं करेंगे। वो किसके साथ रिएक्ट करेंगे, स्टीम के साथ रिएक्ट करेंगे। अब यहाँ पे देखो डाउट क्या आएगा आपका कि जब हमने वाटर के साथ रिएक्ट करवाया है ना, यहाँ पे क्या याद रखोगे आप कि जब हमने वाटर के साथ रिएक्ट करवाया है तो हमें क्या मिले, मेटल हाइड्रोक्साइड मिले हैं। और लेकिन जब हमने वाटर की स्टीम के साथ एल्यूमिनियम और Fe को रिएक्ट करवाया तो वहां पे हमें क्या मिले, ऑक्साइड मिले हैं, हाइड्रोक्साइड नहीं मिले हैं। इस चीज का आपने ध्यान रखना है कि जब हमने वाटर की स्टीम के साथ रिएक्ट करवाया तो यहाँ पे हमें ऑक्साइड मिले हैं, और वाटर के साथ रिएक्ट करवाया है इनको तो यहाँ पे हमें इसके हाइड्रोक्साइड मिले हैं। तो इसको आपने याद रखना। अगर हमारे पास मेटल एसिड के साथ रिएक्ट करेगी तो ये तो हम देख के आ चुके, मेटल अगर एसिड के साथ रिएक्ट करेगी तो वहां पे हमें क्या मिलता था, कोई हमने मेटल ले ली जैसे जिंक ले ली और हमने एसिड ले लिया HCl, तो यहाँ पे हमें ZnCl2 प्लस H2 मिल रहा था, तो गैस मिलेगी साथ में साल्ट मिलेगा। देख लेते हैं नेक्स्ट वाले पेज पे। तो अगर हमने क्या लिखा यहाँ पे, अगर मेटल मिला और एसिड मिला तो यहाँ पे हमें साल्ट और हाइड्रोजन मिल जाएगी, जैसे एग्जाम्पल मैंने आपको बता दिया। उसके बाद क्या है कि हाइड्रोजन गैस इज नॉट इवोल्व व्हेन वाटर, नाइट्रिक एसिड के साथ ये वाले रिएक्शन नहीं देगा क्योंकि नाइट्रिक एसिड क्या है, एक स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। ऑक्सीडाइजिंग एजेंट का काम क्या होता है, जो दूसरे को तो क्या करे, ऑक्सीडाइज, जैसे एजेंट होते हैं ना हमारे पास, बीमा एजेंट, कैसे याद रखोगे आप, एजेंट होते हैं, बीमा एजेंट होते हैं, वो दूसरे का बीमा करते हैं ना। तो वही चीज यहाँ पे है, ये ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है तो मीन्स दूसरे को ऑक्सीडाइज करेगा, और दूसरे को ऑक्सीडाइज करेगा तो सेल्स का क्या होएगा, इसका रिडक्शन होएगा। तो जैसे ही ये इतना ज्यादा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होता है कि यहाँ पे जो भी H2 मिलेगी ना, ये किस में चेंज करेगा, उसको वाटर में चेंज कर देगा। तो इसलिए HNO3 है वो यहाँ पे H2 गैस नहीं निकालेगा। लेकिन अगर हमने मैग्नीशियम लिया और मैग्नीशियम लिया है, अगर यहाँ पे डाइल्यूट HNO3 लिया है हमने, तो फिर वो H2 गैस निकाल सकता है।
क्या क्या मिला हमने इस वाले पैसेज में से हमें, कि अगर हमारे पास HNO3 हमने सिंपल यहाँ पे मेटल्स के साथ लिया तो वो H2 को नहीं निकालेगा, वो सिंपल H2 को ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होने की वजह से H2O में बदल देगा। लेकिन यही चीज हमने मैग्नीशियम और मैंगनीज के केस में अगर ले ली तो वहां पे हमें H2 गैस है वो मिल सकती है। तो यहाँ से हमने देख लिया। तो यहाँ पे आप देखोगे ना, तो जो बबल्स बने हैं ना H2 गैस के, वो सबसे ज्यादा किस में बनेंगे, मैग्नीशियम में, उसके बाद एल्यूमिनियम में, उसके बाद जिंक में, Fe में। तो यहाँ से इसका ये रिएक्टिविटी ऑर्डर है वो निकल के आ गया। उसके बाद क्या है कि हाउ डू मेटल्स रिएक्ट विद सॉल्यूशन ऑफ अदर मेटल साल्ट। तो ये भी हमने देखा था किसके बेस पे, रिएक्टिविटी के बेस पे। जब हमने फर्स्ट यूनिट पढ़ी थी, अगर आप पढ़ के आए हो तो आपने डिस्प्लेसमेंट पढ़ा होगा, उसके बेस पे हमने बताया था क्या, कि अगर हमने यहाँ पे मेटल साल्ट का सॉल्यूशन लिया है और यहाँ पे कोई दूसरी मेटल डाली है, ए डाली है और बी का साल्ट सॉल्यूशन लिया है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, साल्ट सॉल्यूशन तो बी का मिल जाएगा, ए का मिल जाएगा, और मेटल बी है वो अलग हो जाएगी। ये कब पॉसिबल है, जब यहाँ पे ये वाली मेटल है वो हमारी मोर रिएक्टिव हो इस वाले साल्ट वाले से, जब ये पॉसिबल है। तो यही चीज यहाँ पे बताई गई है। यहाँ पे देखो ये वाला मोस्ट कॉमन एग्जाम्पल होता है, हमने कॉपर सल्फोट का सॉल्यूशन लिया है, वो ब्लू होता है, ब्लू होगा, लेकिन यहाँ पे हमने आयरन नेल को डाला, आयरन नेल पे जो रस्टिंग होती है ना, उसकी वजह से इसका जो कलर है वो क्या बन जाता है, ब्राउन बन जाता है। तो यही चीज यहाँ पे दिखाई गई है। सिंपल क्या मेटल, यहाँ पे हम क्या लेंगे, जिंक लेंगे, सॉरी Fe लेंगे, यहाँ पे Fe लिए ना, जिंक भी ले सकते हो, लेकिन इस एक्टिविटी के अकॉर्डिंग देखेंगे तो Fe लेंगे। साल्ट सॉल्यूशन SO4 लिया गया तो मिलेगा क्या, ZnSO4, और मेटल B मींस Cu मिल जाएगा। तो यही चीज यहाँ पे बताई गई है, लेकिन ये किसके बेसिस पे होगा, रिएक्टिविटी के बेसिस पे। तो इसलिए आपको रिएक्टिविटी याद रखनी है। तो देखो ये आ गई हमारी टेबल। इतनी सारी जो चीजें अब तक हम पढ़ के आए ना, जो जो रिएक्शन मैंने आपको बताई वो आपको याद होनी चाहिए, कि अगर हमारे पास सोडियम पोटासियम मेटल है, अगर वो किसके साथ, वाटर के साथ रिएक्ट करेंगे तो वहां पे हमें उसका हाइड्रोक्साइड मिलेगा, NaOH मिलेगा। और अगर हमारे पास जो एल्यूमिनियम और Fe है वो वाटर स्टीम के साथ रिएक्ट करेंगे तो वहां पे हमें उनके ऑक्साइड मिलेंगे। तो इन चीजों का आपने ध्यान रखना। ये रिएक्टिविटी सीरीज है, आपको उंगलियों पे याद होनी चाहिए, कि सबसे ज्यादा रिएक्टिविटी पोटासियम की, देन सोडियम की, कैल्शियम की, मैग्नीशियम की, पोटासियम सोडियम में पोटासियम की ज्यादा, सोडियम की ज्यादा। इनका हमें पता है, मरकरी सिल्वर गोल्ड ये तो बिल्कुल लास्ट में आते हैं। बीच में हमारे पास बच गए एल्यूमिनियम हो गया, Zn, Pb, और उसके बाद HCu। तो इस वाली रिएक्टिविटी सीरीज को आपने याद रखना है, बिल्कुल पक्के से याद रखना है। यहाँ पे अगर आप देखना चाहो तो क्या हो जाएगा, सबसे पहले पोटासियम, देन सोडियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, Zn, Fe और Pb, HCu, Ag और ये। तो देखो इन सबको हम मानते हैं मोस्ट रिएक्टिव की सीरीज में। ये हो गए हमारे पास लीस्ट रिएक्टिव, और ये हो गए हमारे पास मिडल वाले जो कम रिएक्टिव होते हैं। तो अब इनका सेपरेशन भी आएगा, तो इसलिए मैं बता रही हूँ कि ऊपर वाली मेटल को हम बोलते हैं मोस्ट रिएक्टिव, बीच वाली हो गई मिडल वाली, और जिनकी रिएक्टिविटी मिडल में होती है, और ये हो गई लीस्ट रिएक्टिव। उसके बाद है क्वेश्चंस आए हैं, जल्दी जल्दी देख लेते हैं इनको एक बार। वाही सोडियम कैप्ड इन कीमस्ट ऑयल। तो अगर आपने लेसन को अच्छे से मेरे साथ भी पढ़ा तो बता सकते हो कि वो ऑक्सीजन के कांटेक्ट में आता है, आग लगने का खतरा होता है। कि अगर हमने आयरन को किस में रखा है, स्टीम में रखा है, तो स्टीम मींस H2O ही हो गया स्टीम तो, लेकिन यहाँ पे हमने देखा था कि वहां पे हमें क्या मिलेगा, आयरन ऑक्साइड मिलेगा। उसके बाद कैल्शियम और पोटासियम किसके साथ है, वाटर के साथ है। अगर कैल्शियम है और पोटासियम है, अगर हमने उसकी वाटर के साथ रिएक्शन करवाई है तो वहां पे हमें क्या मिलेगा, हाइड्रोक्साइड। बैलेंस कर लेना आप अपने आप से, और यहाँ पे हमें मिल जाएगा CaOH ट्वाइस। बैलेंसिंग मैंने पहली वाली यूनिट में सिखाई है, तो आप पढ़ सकते हो वहां से, ठीक है। उसके बाद क्वेश्चन क्या दिया गया है, कि यहाँ पे हमें 4 सैंपल दिए गए हैं ABCD। ये क्या करेगा, अगर हमने ए में डाला आयरन सल्फेट में, ए को आयरन सल्फेट में डाला तो कोई रिएक्शन नहीं हुई। कोई रिएक्शन का मतलब क्या हुआ कि आयरन है वो ज्यादा रिएक्टिव है ए से। अगर कॉपर सल्फेट में डाला तो डिस्प्लेसमेंट हो गई, जिंक में भी कोई रिएक्शन नहीं हुई। ऐसा ही बी का दिखाया है। तो यहाँ पे दिखाओ, हमसे पूछा गया है कि सबसे जो रिएक्टिव मेटल है वो कौन सी होगी। तो सबसे रिएक्टिव मेटल कौन सी होगी, बी होगी, क्योंकि इसने आयरन के साथ भी डिस्प्लेसमेंट दिखाया। तो यहाँ पे देखो हमारे पास क्या है, कि इसने जिंक के साथ तो कोई रिएक्शन किसी ने भी नहीं दिखाई है, तो जिंक को तो हम लेके नहीं चलेंगे। जिंक के बाद रिएक्टिविटी किसकी आती है, आयरन की आती है। तो आयरन के साथ बस बी ने डिस्प्लेसमेंट दिखाई है, इन्हें तो दिखाई नहीं। तो सबसे ज्यादा ABCD में से कौन सी रिएक्टिव हो जाएगी, बी। तो इसका आंसर क्या आ जाएगा, बी सबसे ज्यादा रिएक्टिव हो जाएगी। उसके बाद क्या है, व्हाट शुड यू ऑब्जर्व, बी इज एडेड टू ए सॉल्यूशन ऑफ कॉपर सल्फेट। तो वहां पे क्या हो जाएगा, अगर हमने बी को ऐड किया है कॉपर सल्फेट में तो वहां पे हमें डिस्प्लेसमेंट देखने को मिलेगा, बी को कॉपर सल्फेट में। देखो यहाँ पे लिखा नहीं हुआ, लेकिन अब यहाँ पे भी डिस्प्लेसमेंट होएगी, यहाँ पे भी डिस्प्लेसमेंट होएगी।
क्यों होगी? क्योंकि अगर आयरन के साथ ही डिस्प्लेसमेंट दिखा दी बी ने तो कॉपर के साथ तो फिर दिखाएगा ही, ऐसे सिल्वर के साथ दिखाएगा, जिंक के साथ नहीं दिखाएगा। जिंक के साथ क्यों नहीं दिखाएगा? क्योंकि जिंक है वो आयरन से ज्यादा होता है रिएक्टिव, तो इसलिए नहीं दिखाएगा। नहीं बता सकते हम दिखाएगा या नहीं दिखाएगा, आयरन के साथ दिखाएगा, ये बात फिक्स है, जिंक के साथ नहीं बताएंगे। उसके बाद एबीसीडी में अगर हमने रिएक्टिविटी सीरीज बतानी है ना, तो सबसे ज्यादा रिएक्टिव कौन सा होगा, ये वाली चीज हमने बतानी है। तो सबसे तो हमने देख लिया बी होगा सबसे ज्यादा, और उसके बाद यहाँ से आएंगे, देखो इसने तो किसी के साथ भी रिएक्शन, यहाँ पे देखो डी ने तो किसी के साथ भी रिएक्शन नहीं दिखाई, तो डी तो इसका मतलब क्या है कि सबसे कम रिएक्टिव है, तो डी सबसे लास्ट में। उसके बाद सी है, इसने एक के साथ ही दिखाई है, और बी ने दो के साथ दिखाई है, तो बी ने दो के साथ दिखाई है, और बी तो अगर इसने बी ने सी सी ने किसके साथ दिखाई है, एक के साथ दिखाई है। डी ने एक के साथ भी नहीं दिखाई, तो लास्ट में सी ने एक के साथ दिखाई है, तो उसके बाद ये, और ए ने इसके साथ दिखाई, इसके साथ दिखाई, तो यहाँ पे ए आ जाएगा। तो ये इनका रिएक्टिविटी ऑर्डर हो जाएगा। उसके बाद क्या है, विच गैस इज प्रोड्यूस्ड व्हेन HCl is added to मेटल। मेटल के साथ ऐड करेंगे तो हमें कौन सी गैस मिलेगी, H2 गैस मिलेगी। जब आयरन है वो H2SO4 के साथ रिएक्ट करेगा तो हमें क्या मिलेगा, FeSO4 प्लस H2 मिल जाएगा। अगर व्हाट डू यू ऑब्जर्व, जिंक इज एडेड टू ए सॉल्यूशन ऑफ आयरन सल्फेट। अगर हमने जिंक ऐड किया है FeSO4 सॉल्यूशन में तो सिंपल क्या हो जाएगा, डिस्प्लेसमेंट हो जाएगी। ठीक है, क्योंकि हमारे पास जो जिंक है वो ज्यादा रिएक्टिव है किससे, Fe से। उसके बाद है कि जो मेटल और नॉन मेटल है वो आपस में कैसे रिएक्ट करेंगी, तो इसका सबसे मोस्ट कॉमन एग्जांपल हम लेते हैं NaCl का। अब यहाँ पे क्या होता है, जब भी मेटल और नॉन मेटल कंबाइन होंगे तो वो किस बॉन्ड के थ्रू होंगी, आयनिक बॉन्ड के थ्रू होंगी। यहाँ पे हमने देख लिया, देखो सोडियम होता है, इसका एटॉमिक नंबर होता है 11, तो 2 8 और 1। यहाँ पे क्या होता है, 1 इसकी वैलेंसी होती है, तो यहाँ पे ये कैसे एग्जिस्ट होगा, इस 1 इलेक्ट्रॉन को डोनेट करके ये Na+ की फॉर्म में होएगा। और Cl है, Cl का एटॉमिक नंबर 17 है, तो 2 8 7, तो यहाँ पे ये एक इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करके Cl नेगेटिव की फॉर्म में होगा, तो यहाँ पे Na+ और Cl नेगेटिव, तो ऐसे करके हमारा जो NaCl का क्रिस्टल है वो बनता है। तो यहाँ पे यही चीज बताएगा, ये देखो कि हमारे पास क्या है कि क्या हो कि विच हैव ए कम्प्लीटली फिल्ड शेल। हमने नोबल गैसेस का देखा था कि उनकी रिएक्टिविटी कम होती है, वो कम रिएक्टिव होते हैं क्योंकि उनके पास वैलेंस शेल फील्ड होती है। सोडियम एटम हैज 1 इलेक्ट्रॉन इन द आउटर मोस्ट शेल, तो सोडियम में 1 इलेक्ट्रॉन होता है उसके आउटर मोस्ट शेल में। इफ इट लूजेस द इलेक्ट्रॉन from its M shell, then L shall be not now become the outermost shell and has stable octet। तो यहाँ पे भी स्टेबल ऑक्टेट को एक्वायर करने के लिए एक इलेक्ट्रॉन यहाँ से हटा देगा और Na+ हो जाएगा। सोडियम प्लस है तो हम इसको कैटायन बोलते हैं। और क्लोरीन में क्या हो जाएगा, 7 इलेक्ट्रॉन है उसकी आउटर मोस्ट शेल में, तो वो एक इलेक्ट्रॉन उसको चाहिएगा ऑक्टेट कंप्लीशन के लिए। सोडियम और क्लोरीन अगर रिएक्ट करना चाहेंगे तो देखो इसने तो इलेक्ट्रॉन को डोनेट किया जैसे मैंने बताया, और इसने एक्सेप्ट किया है, तो यहाँ पे हमारे पास Na+ हो गया, Cl नेगेटिव हो गया, तो ये क्या करेगा, ये इसको एक इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा और Na+ और Cl नेगेटिव बनके इसका भी ऑक्टेट कंप्लीट, इसका भी ऑक्टेट कंप्लीट, ऐसे हमारा आयनिक है जो कंपाउंड वो बनते हैं। सोडियम क्लोराइड होते हैं वो पॉजिटिव चार्ज होते हैं, वो एक दूसरे को अट्रैक्ट करेंगे और उनके बीच में क्या होते हैं, स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होते हैं। It should be noted that sodium chloride does not exist as molecule, but देखो ये मोलिक्यूल के जैसे एग्जिस्ट नहीं होता, यहाँ पे कोवेलेंट बॉन्ड नहीं बना, यहाँ पे क्या है, ओनली फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है जिसकी वजह से ये साथ में है। अपोजिट चार्ज का हमें पता है ना, लाइक चार्जेस अट्रैक्ट, लाइक चार्जेस रिपेल ईच अदर, और अनलाइक चार्जेस हैं वो अट्रैक्ट ईच अदर। तो उसके बाद हम वापस में और भी देख लेंगे, यहाँ पे बस यही बताया गया। देखो वैलेंसी वाला टॉपिक भी मैंने आपको करवाया है, तो वो भी आप देख सकते हो। नोबल गैसेस के केस में ऑक्टेट पहले से ही कंप्लीट है। सोडियम है, यहाँ पे ये 1 इलेक्ट्रॉन है तो ये डोनेट करके Na+ में एग्जिस्ट होगा। मैग्नीशियम है, 2 इलेक्ट्रॉन है, 2 इलेक्ट्रॉन डोनेट करके Mg2+ में एग्जिस्ट होगा। डोनेशन के लिए पॉजिटिव आता है और एक्सेप्टेंस के लिए नेगेटिव आता है। Al3+ में होएगा। पोटासियम में 1 इलेक्ट्रॉन है तो यहाँ पे K+ जैसे होएगा, कैल्शियम में 2 है तो Ca2+ जैसे होएगा। अब नाइट्रोजन है, इनकी जो वैलेंसी होती है इसकी क्या हो जाएगी, 3 हो जाएगी। ऑक्सीजन में क्या 2 एक्सेप्ट करेगा तो 2 नेगेटिव हो जाएगा। फॉस्फोरस है, यहाँ पे इसकी जो वैलेंसी है वो क्या करेगा, ये 3 एक्सेप्ट करेगा तो 3 नेगेटिव हो जाएगी, और सल्फर की 2 नेगेटिव हो जाएगी। तो बस यही चीज यहाँ पे बताइए, क्लोरीन में 1 नेगेटिव हो जाएगी। ऐसा ही सेम आपको किसका बना के दिखाया है, मैग्नीशियम का। तो इनमें तो ऐसी कोई बात नहीं है जो मुझे समझानी पड़े, फिर भी देख लेते हैं एक बार। देखो मैग्नीशियम है,
मैग्नीशियम का एटॉमिक नंबर 12 होता है, तो इसका कॉन्फ़िगरेशन हो जाएगा 282। तो अपनी स्टेबिलिटी को एक्वायर करने के लिए ये 2 इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा और Mg2+ के जैसे एग्जिस्ट होगा। तो Mg2+ के जैसे ये एग्जिस्ट हुआ, तो Mg में 2 इलेक्ट्रॉन दिखाए गए हैं बस ये, तो एक इलेक्ट्रॉन ये इसको दे देगा और एक इलेक्ट्रॉन इसको दे देगा। क्लोरीन है, इसका एटॉमिक नंबर 17, तो 287। तो ये दो एक एक इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करेगा, Cl नेगेटिव के जैसे होएगा, तो एक ये यहाँ से एक ये इसको दे देगा, एक इसको दे देगा, तो ऐसे हमारा मैग्नीशियम क्लोराइड हमें मिल जाएगा। ट्रांसफर ऑफ मेटल टू ए नॉन मेटल होगा, तो जब मैंने बताया था ना स्टार्टिंग में, मैंने आपको बताया था कि मेटल है वो डोनेट करेगी और जो नॉन मेटल है वो एक्सेप्ट करेगी, तो वही चीज यहाँ पे बताई गई है। तो इन्हीं को हम क्या बोलेंगे, आयनिक कंपाउंड बोलेंगे। उसके बाद क्या है, प्रॉपर्टीज ऑफ आयनिक कंपाउंड। आयनिक कंपाउंड की जो प्रॉपर्टी है वो क्या क्या होती है, कि कैसे कैसे हम इनको बता सकते हैं। तो यहाँ पे तो यही बताया गया है कि कंडक्टिविटी बताएंगे। तो देखो आयनिक कंपाउंड होते हैं ना वो गुड कंडक्टर होते हैं, ऐसा क्यों होता है, क्योंकि यहाँ पे हमने कंडक्टिविटी किसकी वजह से होती है, आयंस की वजह से होती है। और आयनिक जो कंपाउंड होते हैं उनमें आयंस तो बनते ही हैं, जैसे मैंने Na+Cl ले दिया, Mg2+Cl2 नेगेटिव 2Cl नेगेटिव दे दिया, तो आयन तो बनते हैं ना, तो इसलिए गुड कंडक्टर होते हैं इलेक्ट्रिसिटी के। तो जल्दी जल्दी देख लेते हैं इनकी प्रॉपर्टी आयनिक कंपाउंड की। सबसे पहली जो प्रॉपर्टी होती है वो क्या होता है, वो सॉलिड होते हैं और इतने हार्ड होते हैं। हार्ड क्यों होते हैं, क्योंकि उनके बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है ना, पॉजिटिव नेगेटिव के बीच में बहुत ज्यादा फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है, इसकी वजह से क्या होते हैं, हार्ड होते हैं। और ब्राइटल होते हैं इनटू वैन, अगर हमने प्रेशर को अप्लाई किया तो ये टुकड़ों में टूट जाएंगे। क्या हो गया, हार्ड होंगे। क्यों होंगे हार्ड, पॉजिटिव नेगेटिव के बीच में अट्रैक्शन है। उसके बाद ब्राइटल होते हैं, और अगर हमने इन पे ज्यादा फोर्स लगाया, प्रेशर लगाया, तो टुकड़ों में बट जाएंगे। अब मेल्टिंग बॉइलिंग पॉइंट इनके बहुत ज्यादा हाई होंगे। हाई क्यों होंगे, क्योंकि इनके बीच में बहुत ज्यादा फोर्स है, तो एक हमें एनर्जी देनी पड़ेगी इनके फोर्स ऑफ अट्रैक्शन को ब्रेक करने के लिए, तो इसलिए क्या होता है, मेल्टिंग बॉइलिंग पॉइंट भी हाई होता है। उसके बाद क्या होगा कि जो हमारे पास ये कंपाउंड होते हैं ना, ये वाटर में क्या होगा, आयंस में ब्रेक हो जाएंगे और सोल्यूबल होंगे, लेकिन इनसोल्यूबल होंगे अगर हमने सोलवेंट लिए हैं। कैसे, जैसे हमारे पास केरोसिन हो गया, पेट्रोल हो गया। उसके बाद कंडक्शन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी तो दिखाएंगे, क्योंकि यहाँ पे आयंस होते हैं। अब देखो इलेक्ट्रिसिटी किसको बोलते हैं, मूवमेंट ऑफ चार्ज पार्टिकल को बोलते हैं। और यहाँ पे आयनिक कंपाउंड होते हैं, आयनिक कंपाउंड होते हैं ना, उनमें आयंस होते हैं। आयंस में क्या होगा कि जब हमने इलेक्ट्रिसिटी पास की है, तो एक कैथोड लेते हैं, एक एनोड लेते हैं। तो कैथोड हमारे पास नेगेटिव चार्ज का होता है, एनोड पॉजिटिव का। तो जो पॉजिटिव वाले होंगे वो एनोड इसकी कैथोड की साइड जाएंगे, और जो नेगेटिव वाले होंगे वो एनोड की साइड जाएंगे। तो वहां पे मूवमेंट तो होगी ना आयंस की, और इसी की वजह से क्या होता है, वहां पे कंडक्शन होता है। लेकिन कंडीशन ये है कि वो एक्वस मीडियम में ही होगा। अगर हमारे पास सॉलिड स्टेट में है तो फिर उनकी मूवमेंट नहीं हो पाएगी। तो विच मूव टू दी अपोजिट, आयनिक कंपाउंड सॉलिड स्टेट में इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट नहीं करेंगे, क्योंकि सॉलिड में उनका फिर आयंस का मूवमेंट नहीं पॉसिबल होगा, उसकी मोल्टन स्टेट में ही वो पॉसिबल होंगे। तो इस चीज का आपने ध्यान रखना कि मोल्टन स्टेट में ही कंडक्शन होगा, सॉलिड स्टेट में नहीं होगा। वहां पे अगर हमने मोल्टन स्टेट लिया है ना, तो वहां पे क्या होगा, वो हीट की वजह से क्या होगा, उनका जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है ना वो ब्रेक हो जाएगा, लेकिन सॉलिड स्टेट में वो आयंस है वो मूव नहीं कर पाएंगे, तो इसलिए वहां पे कंडक्शन नहीं होगा। इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर लिखना, सोडियम का तो हो जाएगा, Na+ हो जाएगा। ऑक्सीजन हो गया, O2 नेगेटिव हो गया, लिख देना। ये तो आपने मैग्नीशियम हो गया। फॉर्मेशन ऑफ Na2O एंड MgO देख लेना। ये Mg में 2 इलेक्ट्रॉन होंगे और ऑक्सीजन में 6 होंगे, 3 4 5 6। तो ये क्या करेगा, एक इलेक्ट्रॉन इसको दे देगा, एक इसको दे देगा, तो Mg तो 2+ के जैसे हो जाएगा और O2 नेगेटिव के जैसे हो जाएगा। यही चीज है बस इसमें। आयंस प्रेजेंट इन दिस कंपाउंड, तो इसमें Na2+ होता है, Na+ होता है, इसमें O2 नेगेटिव होता है, इसमें Mg2+ O2 नेगेटिव होता है। हाई मेल्टिंग पॉइंट क्यों होता है आयनिक कंपाउंड का, क्योंकि इनमें फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है वो बहुत ज्यादा होता है। उसके बाद देखो अकरेंस ऑफ मेटल्स। अब हमने जो मेटल लेनी है ना, तो ये तो नहीं है कि कहीं हमें सोडियम पड़ा मिल गया वहां से हमने उठा लिया। तो हमें क्या है, ये किससे मिलते हैं, अर्थ की क्रस्ट से मिलते हैं। तो अर्थ की क्रस्ट से हमें ये मिलते हैं, तो वहां पे हमें अलग अलग मेथड से इनको अलग अलग करना पड़ता है। तो पहले हमें वहां पे उसके साथ कुछ डस्ट भी होंगे। देखो पहले हमें वहां पे कुछ अलग अलग सब्सटेंस मिलेंगे, वहां से हम देखेंगे कि कौन सी ऐसी सब्सटेंस होंगे जहां से हम कोई ना कोई जो मेटल है उसको निकाल सकते हैं। तो उनको हम क्या बोलते हैं, मिनरल बोलते हैं। कि वो मिनरल हम कौन से बोलेंगे, वो सब्सटेंस बोलेंगे जहां से हम मेटल को एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं। उसके बाद क्या है, हमारे पास क्या है, हाई परसेंटेज ऑफ एंड मेटल कैन बी एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम इट, ये कार्ड। और तो वहां पे देखो पहले हमने क्या मिला कि एलिमेंट और कंपाउंड है, पहले आपको एक नेचुरल फॉर्म में मिलेंगे। देखो वापस से देखते हैं इसको, जो एलिमेंट और कंपाउंड है वो हमें कहाँ से मिलेंगे, अर्थ क्रस्ट में मिलेंगे। तो वो किसकी फॉर्म में मिलेंगे, हमें मिनरल्स की फॉर्म में मिलेंगे।
मिनरल्स की फॉर्म में मिलेंगे। अब स्पेसिफिकली वो मिनरल्स, पहले मैंने उल्टा बोल दिया कि स्पेसिफिकली वो मिनरल्स जहां से हम मेटल को एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं उनको हम बोलेंगे और बोलेंगे। और अब इन मिनरल के साथ कोई ना कोई इम्प्योरिटी तो होगी, उस इम्प्योरिटी को हम क्या बोलते हैं, गैंग बोलते हैं। तो क्या देखा हमने सिंपल कि अर्थ क्रस्ट से हमें पहले क्या मिलेंगे, मिनरल्स मिलेंगे, वहां पे और भी होंगे और गैंग पार्टिकल भी होंगे। स्पेसिफिकली मिनरल में से जिन और से हम मेटल को एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं उनको हम क्या बोलेंगे, मेटल बोलेंगे। और बोलेंगे जहां से हम मेटल को निकाल सकते हैं, और जो हमारे पास वेस्ट सब्सटेंस होगा, इम्पेरिटी होगी, उसको हम गैंग पार्टिकल बोलेंगे। उसके बाद है एक्सट्रैक्शन ऑफ मेटल। हम यहाँ पे 3 टाइप से पढ़ेंगे, एक तो हाई रिएक्टिविटी वाली, लो वाली और एक मीडियम वाली। तो क्या है कि सम तो क्या होती है, फ्री स्टेट में ही मिल जाती है, लेकिन सम उसके कंपाउंड के फॉर्म में मिलती हैं। जो लिस्ट रिएक्टिव होती है वो हमें फ्री स्टेट में मिल जाती है, जो हमारी टेबल में लास्ट में थी ना, गोल्ड, प्लेटिनम, कॉपर, तो ये आपको किससे मिलेंगी, सिंपल आपको फ्री स्टेट में ही मिल जाएंगी। और कॉपर और सिल्वर है वो क्या मिलेंगे, उसकी सल्फाइड और ऑक्साइड और में मिलेंगी। जो रिएक्टिविटी टॉप की है हमें वो कभी भी फ्री में मिलेंगी। और जो मिडल में है, तो यहाँ से आप याद रखना, जो ZnFePb है वो मिडल में है, और बाकी जो ऊपर वाले हैं उसके वो हाई में है, और नीचे वाले हैं उसमें लो में है। वो किसकी फॉर्म में मिलेंगी, ऑक्साइड में, सल्फाइड में, कार्बोनेट की फॉर्म में मिलेंगी। और यहाँ से हमें इनको अलग अलग करना पड़ेगा। तो सबसे पहले क्या है, कैसे हम इसका रिडक्शन कर सकते हैं, रिडक्शन यूजिंग कार्बन। कार्बन के साथ कैसे करेंगे, किस किस को करेंगे, लो रिएक्टिविटी को भी कर सकते हैं, इसको हम हाई को भी कर सकते हैं, और इसको हम मीडियम वाली को भी कर सकते हैं। उसके बाद पहले इनको 3 कैटेगरी में इनको डाल के उसके बाद देखते हैं हम कैसे कैसे करेंगे इनका। उसके बाद देखो, सबसे पहले क्या है कि हमें और मिल गई, जहां से हमें पता चला कि यहाँ से हमें मेटल मिल सकती है। वहां पे हमें देखा कि वहां पे कुछ मेटल्स हाई रिएक्टिविटी की होंगी, मीडियम की होंगी, लो की होंगी। तो हाई रिएक्टिविटी का तो एक ही मेथड बचेगा हमारे पास, इलेक्ट्रोलाइसिस वाला। उसके बाद हमें प्योर मेटल मिलेगी। अब मीडियम वाली है वो कार्बोनेट में भी मिल सकती है और सल्फाइड में भी मिल सकती है। अब यहाँ पे अगर हमें वो कार्बोनेट की फॉर्म में मिली, तो जैसे मुझे मिला ZnCO3, तो इसको हम कैसे मेथड से अलग करेंगे, कैल्सिनेशन से। और यहाँ पे अगर इसी का हमें सल्फाइड और मिल गया, ZnS मिल गया, तो इसको हम कैसे याद, इसको अलग करने के मेथड का क्या नाम होता है, रोस्टिंग होता है। तो यहाँ से देखो, पहले जो मीडियम रिएक्टिविटी वाली होंगी ना, वहां से हमें क्या मिलेगा, या तो वो कार्बोनेट और की फॉर्म में मिलेंगे या सल्फाइड और की फॉर्म में लेके आएंगे हम। अगर उसको कार्बोनेट और की फॉर्म में लेके आते हैं तो उसको बोलते हैं कैल्सिनेशन, और सल्फेट की फॉर्म में लेके आते हैं तो उसको बोलते हैं हम रोस्टिंग। उसके बाद इन दोनों को हमने किस में चेंज करना है, ऑक्साइड में चेंज करना है। तो या तो वो हमें कार्बोनेट की फॉर्म में मिले, या तो वो सल्फाइड की फॉर्म में। हमारा काम एक ही है कि पहले उसको ऑक्साइड में लेके आओ। तो जैसे ही ये ऑक्साइड में आएगा तो हम इसका रिडक्शन कर दें, सिंपल कार्बन से भी हम इसका रिडक्शन करते हैं, तो ये ZnOCO की फॉर्म में हमें मिल जाएगा। तो ऐसे आपने प्योरिफिकेशन करना मीडियम वाली का। सिंपल मीडियम वाली का हमें देखो, इसका तो हाई का तो एक ही मेथड बचेगा, इलेक्ट्रोलाइसिस से होगा, बाकी कोई मेथड नहीं होता इसका। इसमें हमें 2 टाइप में मिल सकती है, कार्बोनेट में भी, सल्फाइड में भी। कार्बोनेट में और में मिले तो कैल्सिनेशन, और सल्फाइड में मिले तो रोस्टिंग। उसके बाद काम एक ही है, इन दोनों को ऑक्सीजन ऑक्साइड में बदलना, उसके बाद इसका रिडक्शन कर देंगे कार्बन या कोक के साथ। और जो लो रिएक्टिविटी की है वो तो सिंपल सल्फाइड और में मिलती है, सल्फाइड वाले को हम बोलते हैं रोस्टिंग, और उसके बाद हमें मेटल मिल जाएगी। तो यहाँ पे देखो, एनरिचमेंट और ये तो ये सिंपल डेफिनेशन बताई गई है। वन माइंड फ्रॉम द अर्थ यूजुअली कंटेन लार्ज अमाउंट ऑफ इम्प्योरिटीज सच एज सोइल सैंड। इम्प्योरिटी को हम क्या बोलते हैं, गैंग बोलते हैं। और ये वाली इम्प्योरिटी है वो अलग अलग मेथड से सेपरेट कर सकते हैं। तो वो उसकी फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टी पे डिपेंड है कि हम उनको कैसे अलग करेंगे। उसके बाद है कि मिडल लो रिएक्टिविटी सीरीज को हम कैसे अलग करेंगे। तो हमने देखा था कि लो रिएक्टिविटी वाली है वो हमें किसकी फॉर्म में मिलेंगी, सल्फाइड की। सल्फाइड हो या कार्बोनेट हो, सबसे पहले हमारा काम है कि हम उसको ऑक्साइड में बदलेंगे, और ऑक्साइड में बदल के उसका रिडक्शन हम करेंगे। तो यही चीज हम पीछे देख के आए हैं। तो यहाँ पे मरकरी का एग्जाम्पल दिया गया है। तो मरकरी का एग्जाम्पल यहाँ पे दिया, हमने ऑक्सीजन दिया, यहाँ पे किसकी फॉर्म में मिला, ये हमें मरकरी ऑक्साइड की फॉर्म में लेके आए। सल्फाइड हो या कार्बोनेट हो, दोनों को किस में लेके आओ, ऑक्साइड में लेके आओ, और देन उसका रिडक्शन करो। अब हमने इसको सिंपल, मरकरी ऑक्साइड है वो इतना ज्यादा रिएक्टिव नहीं होता, सिंपल हीट देने से भी है इसका जो रिडक्शन हो जाता है, और ये हमें ऐसे मिल जाता है। तो हमें मेटल मिल गई। ऐसे ही हमारे पास कॉपर हो गई, इसका हमने रिडक्शन किया तो हमारे पास क्या मिल गई, कॉपर मिल गई। तो ये वाली चीज किसके लिए थी, लो रिएक्टिविटी के लिए थी, कि हमें ये किसकी फॉर्म में मिलते हैं, सल्फर की फॉर्म में मिलते हैं। उसके बाद पहले हम इनको इसमें सल्फाइड की, उसके बाद ऑक्साइड में बदलते हैं, और देन हम उसको मरकरी में बदलते हैं, हीट देके भी इसको बदल सकते हैं।
उसके बाद मिडल वाली में दो चीजें देखी थी कि हमें सल्फाइड या कार्बोनेट की फॉर्म में मिलेंगी, तो सल्फाइड हो या कार्बोनेट हो सबसे पहले मेटल ऑक्साइड में बदलेंगे, और मेटल ऑक्साइड में बदल के इसको हीट करके हम किस में बदल देंगे, these सल्फाइड ores आर कन्वर्टेड इनटू ऑक्साइड। सल्फाइड ओर को अगर हमने ऑक्साइड में बदला है तो उसका नाम क्या होगा, रोस्टिंग होगा। और कार्बोनेट ओर को हमने ऑक्साइड में बदला है तो उसका नाम क्या होगा, कैल्सिनेशन होगा। तो ये वाली डेफिनेशन भी आप याद रख सकते हो कि अगर सल्फाइड ओर को ऑक्साइड में बदला है तो रोस्टिंग, और कार्बोनेट ओर को ऑक्साइड में बदला है तो कैल्सिनेशन। तो यहाँ पे सिंपल दिया गया कि जिंक की हमें सल्फाइड मिली है, तो पहले हमने क्या किया, ऑक्साइड में बदला, उसके बाद ये ZnO है ना, इसको कार्बन के साथ हीट करके और Zn और CO के फॉर्म में हमने अमनी मेटल मिल गई। ऐसे ही अगर कैल्सिनेशन कब होगा, कि जब हमने कार्बोनेट को ऑक्सीजन ऑक्साइड में बदला और देन हमें हमारी जो मेटल है वो मिल जाएगी। तो ये वाली चीज किसके लिए, मिडल रिएक्टिविटी के लिए। तो यहाँ पे कोक कार्बन को भी यूज करके हम यहाँ पे इसको सिंपल रिड्यूस कर सकते हैं। सोडियम कैल्शियम एल्यूमिनियम है वो रिड्यूसिंग एजेंट के जैसे यूज करते हैं, क्योंकि ये क्या करेंगे, डिस्प्लेस कर देंगे मेटल को, वो जैसे हमने देखा था। देखो यहाँ पे क्या हो गया, आप सिंपल हम कार्बन के हीटिंग से जो लो रिएक्टिविटी है उनको तो हीट ही कर सकते हैं, उसके बाद कार्बन के भी साथ कर सकते हैं। तीसरा है हाई रिएक्टिविटी मेटल ले लो, हाई रिएक्टिविटी मेटल क्या करेगी, उसके ऑक्साइड में से उसको डिस्प्लेस करके खुद लग जाएगी और उसको डिस्प्लेस कर देगी। तो ये चीज यहाँ बताई गई है कि अगर हमने MnO2 लिया तो यहाँ पे एल्यूमिनियम है वो मैग्नीज से ज्यादा रिएक्टिव है, तो वो ऑक्सीजन को यहाँ से डिस्प्लेस करके मैग्नीज को अलग करेगा और अपना अपना खुद का ऑक्साइड बना लेगा। ये क्या होते हैं, हाईली एक्सोथर्मिक होते हैं, यहाँ पे हीट वॉल होती है ना बहुत ज्यादा होती है। ऐसा ही केस आप देख सकते हो Fe2O3 में। Fe और एल्यूमिनियम में कौन ज्यादा रिएक्टिव होता है, एल्यूमिनियम ज्यादा रिएक्टिव होता है। तो एल्यूमिनियम क्या करेगा, अपना खुद का ऑक्साइड बना लेगा और Fe को अलग छोड़ देगा। उसके बाद क्या है कि जो टॉप ऑफ सीरीज में हम कैसे याद करेंगे, तो टॉप ऑफ सीरीज की कैसे करेंगे हम, जो हमारी रिएक्टिविटी हाइयर होती है ना उनको हीटिंग विद कार्बन के साथ हम अकेले कार्बन के साथ हीट करके नहीं लेके आ सकते, तो वहां पे हमारा प्रोसेस होता है कैथोड और एनोड वाला। कैथोड और एनोड वाला कैसे होएगा कि वहां पे हमारे पास अगर कैथोड पे क्या होता है, कैथोड होता है नेगेटिवली चार्ज और कैथोड पे हमारे पास क्या होता है, रिडक्शन होता है। और एनोड होता है पॉजिटिवली चार्ज और एनोड पे क्या होता है हमारे पास, ऑक्सीडेशन होता है। तो ऑक्सीडेशन में क्या होता है, हमारे पास डोनेशन होता है इलेक्ट्रॉन का, और कैथोड पे क्या होता है, रिडक्शन होता है। तो रिडक्शन मीन्स क्या, एक्सेप्टेंस ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो देखो रिडक्शन मीन्स क्या होता है, अब तक तो हम ये जान चुके हैं ना कि एक्सेप्ट करना इलेक्ट्रॉन को, रिडक्शन होता है। तो यहाँ पे कैथोड पे कौन सी रिएक्शन होगी, ये वाली, एनोड पे ये वाली होगी, और ये किससे होता है, इलेक्ट्रोलाइटिक रिडक्शन से होता है। कि जो मेटल्स होते हैं ना वो तो क्या करेंगे, कैथोड पे आएंगी, द मेटल्स आर डिपोजिट एट कैथोड। जो मेटल्स होगी वो तो किस पे आएगी, कैथोड पे आएगी, और जो नॉन मेटल होगी वो किस पे आएगी, एनोड पे आएगी। तो सिंपल यही चीज हमें बताई गई है। कैथोड होता है वो नेगेटिवली चार्ज होता है और एनोड होता है वो पॉजिटिवली चार्ज होता है। तो ऐसे हम इसको इलेक्ट्रोलाइटिक रिडक्शन से इनको अलग अलग करेंगे। बाकी यहाँ पे ये किसके लिए है, बस हाई रिएक्टिविटी के लिए है। लो रिएक्टिविटी सल्फाइड में ही बदलेगी, पहले उसको ऑक्साइड में बदलो देन उसको उसमें बदल दो। यहाँ पे सल्फाइड को ऑक्सीजन में बदलना रोस्टिंग कहलाता है। उसके बाद जो हमारे पास मीडियम रिएक्टिविटी वाली है वो कार्बोनेट में बदलेगी, कार्बोनेट को ऑक्सीजन में बदलना कैल्सिनेशन कहलाता है, और सल्फाइड को ऑक्सीजन में बदलना रोस्टिंग कहलाता है। उसके बाद नेक्स्ट है हमारे पास क्या है, रिफाइनिंग ऑफ मेटल। कि रिफाइनिंग कैसे करेंगे, तो यहाँ पे देखो हम क्या लेंगे, एक तो कैथोड लेंगे और एक एनोड लेंगे। तो उसके बाद क्या है कि कॉपर और जिंक जो इम्प्योर मेटल होगी वो हमें एनोड मिलेगा। एनोड हमारे पास क्या होएगा, इम्प्योर मेटल का होएगा जिसके साथ इम्प्योरिटी होंगी, और कैथोड हमारे पास प्योर मेटल का होएगा। तो यहाँ पे क्या होगा, एनोड पे क्या होता है, ऑक्सीडेशन होता है। एनोड पे क्या होगा, ऑक्सीडेशन होगा। तो यहाँ से क्या होएगा हमारे पास कि इसका इसी का देखो, एक कैथोड लिया एक एनोड लिया और नीचे इसी का साल्ट लेना है, जैसे हमने कॉपर का एग्जांपल लेके चले हैं ना हम। तो ये कैथोड होएगा, ये तो किसका होएगा, प्योर होएगा, प्योर मेटल का मीन्स प्योर कॉपर का होएगा। और ये किसका होएगा, इम्प्योरिटीज के साथ जो कॉपर हुई ना उसका होगा। नीचे हम इसी का साल्ट लेंगे। तो यही चीज बताई गई है यहाँ पे। जब हम करंट पास करेंगे तो जो प्योर मेटल है वो क्या करेगी, डिजोल्व हो जाएगी, किसमें से, एनोड में से इलेक्ट्रोलाइट में डिजोल्व हो जाएगी। तो कैथोड पे हमने क्या लिया है, प्योर मेटल ली है। तो प्योर मेटल अगर हमने यहाँ पे ली है, Cu ली है, तो ये क्या करेगी, इस सॉल्यूशन में घुलना स्टार्ट हो जाएगी। सॉल्यूशन में घुलना स्टार्ट हो जाएगी किसकी, कैथोड पे क्या होता है हमारे पास, रिडक्शन होता है। तो ये Cu2 प्लस है वो 2 इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करके Cu में बदलेगा,
और यहाँ पे हमारे पास ये जो मेटल मिलेगी ना वो Cu2+ की फॉर्म में इस सॉल्यूशन में है वो डिजोल्व होना स्टार्ट हो जाएगी। तो ये चीज यहाँ पे बताई गई है। और जो मेटल है वो इलेक्ट्रोलाइट से वो क्या करेगी, कैथोड पे डिपॉजिट होना स्टार्ट हो जाएगी। और इम्प्योरिटीज है वो किस में चली जाएंगी, नीचे चली जाएंगी, उसी को हम एनोड बोलते हैं। देखो एक मिनट, इलेक्ट्रोलाइट से तो हमारे पास कहाँ पे चली जाएंगी, मेटल है वो कैथोड पे चली जाएंगी, कैथोड पे चली जाएंगी। और हमारे पास प्योर मेटल है जो एनोड से वो क्या करेगी, इसमें डिजोल्व हो जाएगी। तो एनोड पे ये तो मैंने किसके लिए रिएक्शन लिख दी, कैथोड के लिए लिख दी। एनोड पे हमारे पास क्या होता है, ऑक्सीडेशन होता है। तो एनोड पे ऑक्सीडेशन होता है तो क्या होएगा, यहाँ पे देखो, यहाँ से हमारे पास एनोड है वो कॉपर का है जिसमें इम्प्योरिटी है, तो वो उसमें डिजोल्व होगा, इसमें डिजोल्व होगा। तो कैसे डिजोल्व होगा, कॉपर का ऑक्सीडेशन होगा तो कैसे होगा, Cu2++2 इलेक्ट्रॉन, ये वाली रिएक्शन किसकी होगी, एनोड की होगी। तो यहाँ से क्या होगा, ये Cu2+ है वो इसमें डिजोल्व होता जाएगा, डिजोल्व होता जाएगा। तो इम्प्योरिटी तो वो नीचे सेटल डाउन हो जाएंगी, और ये जो मेटल है वो किस पे डिपॉजिट हो जाएगी, वो कैथोड पे डिपॉजिट हो जाएगी। क्योंकि कैथोड है हमारे पास वो नेगेटिवली चार्ज है, तो ये Cu2+ है वो फिर किसकी साइड जाता रहेगा, कैथोड की साइड जाता रहेगा। तो ऐसे हमारे पास होता है। उसके बाद ये क्या है, मिनरल है और गैंग है। तो जो हमें अर्थ में नेचुरल फॉर्म में मिलती है वो मिनरल, जहाँ से मेटल एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं वो और जो इम्प्योरिटी होती है वो गैंग। फ्री नेचर में हमें कौन मिल सकता है, गोल्ड और प्लेटिनम हमें मिल सकते हैं। मेटल से ऑक्साइड है वो हम कैसे निकाल, मेटल ऑक्साइड से हम मेटल कैसे निकालेंगे, रिडक्शन करके निकाल सकते हैं। उसके बाद कोरोजन वाला टॉपिक हमने पहले पढ़ा हुआ, कितना रह गया, हो ही गया। तो देखो कोरोजन वाला टॉपिक हमने पहले पढ़ा हुआ है कि जो हमारे सिल्वर आर्टिकल्स होते हैं वो ब्लैक हो जाते हैं। तो बस इतना याद रखो आप, क्यों, क्योंकि वहां पे सिल्वर ऑक्साइड बन जाए। दिस इज बिकॉज इट रिएक्ट विद सल्फर इन द एयर टू फॉर्म कोटिंग सिल्वर सल्फाइड, सिल्वर सल्फाइड की वहां पे वो कवरिंग मिलती है। कॉपर है वो कॉपर ऑक्साइड बना के वहां पे उसकी जो ग्रीन कोटिंग है वो बन जाती है। देखो इनको आप ऐसे याद रख लेना बस। देखो सिल्वर है तो सिल्वर है तो उसकी ब्लैक कोटिंग होगी, वो किसकी वजह से होगी, क्योंकि ऐसा क्वेश्चन आया है, सिल्वर सल्फाइड की वजह से। और हमारे पास कॉपर है तो कॉपर में क्या होएगी, ग्रीन कोटिंग होएगी, किसकी वजह से, कॉपर कार्बोनेट की वजह से। कॉपर कार्बोनेट की वजह से क्या होगी, ग्रीन कोटिंग होएगी। आयरन में हमें पता ब्राउन रंग की हमें मिलती है, क्या ब्राउन मिलता है सब्सटेंस, वो क्या होता है, रस्टिंग होती है। तो इनको याद रख लेना। सिल्वर में क्या होता है, ब्लैक होता है, किसकी वजह से, सिल्वर सल्फाइड की वजह से। कॉपर में क्या होता है, ग्रीन कलर का होता है, कॉपर कार्बोनेट की वजह से। और हमारे पास ये वाला बचा आयरन वाला, ये रस्टिंग में ब्राउन मिलता है। ठीक है, तो यहाँ पे देखो 3 नेल्स हमें दी गई है। तो दे डू नॉट रस्ट इन टेस्ट टू बी एंड, कि ए में तो हमें रस्टिंग वाली दी गई है, बी और सी में हमें विदाउट रस्टिंग वाली दी है। एयर एंड वाटर, नेल्स ए आर एक्सपोज टू बोथ एयर एंड वाटर एंड टेस्ट टू बी ओनली वाटर। तो यहाँ पे एयर और वाटर दोनों, यहाँ पे वाटर है और यहाँ पे ड्राई एयर है। तो कौन सी में आर्टिकल है वो रस्ट होगा, तो जहाँ पे आर्टिकल की रस्टिंग के लिए एयर ऑक्सीजन और वाटर दोनों की प्रेजेंस जरूरी है। तो यहाँ पे हमारे पास इस वाली जो यहाँ पे ये है ना, ये वाली जो है रस्टिंग के लिए ये कंडीशन बताने के लिए आपको ये चीज दिखाई गई है कि अगर हमने अकेली ड्राई एयर ली है तो भी रस्टिंग नहीं होगी, अकेला वाटर लिया तो भी रस्टिंग नहीं होगी। अगर हमने दोनों चीजें ली है ना तभी हमारे पास क्या होगी, रस्टिंग होगी। अब यहाँ पे प्रिवेंटेशन के लिए सबसे मेन होता है गैल्वेनाइजेशन। तो ये वाला क्वेश्चन आया हुआ है, तो वहां पे क्वेश्चन में क्या था कि हम लेयर चढ़ाते हैं ना जिंक पे आयरन की, इसको गैल्वेनाइजेशन बोलते हैं। तो बस अगर हमने कॉन्फिडेंस में आके लगा दिया तो गलत हो जाएगा। हमने जिंक की लेयर चढ़ाना आयरन पे, वही गैल्वेनाइजेशन होता है, ना कि हमें आयरन की लेयर चढ़ाने जिंक पे। गैल्वेनाइजेशन में क्या होता है, जिंक की लेयर चढ़ाते हैं हम किस पे, आयरन पे। ऑयलिंग से ग्रीसिंग से कर सकते हैं। उसके बाद एलोइंग भी इसका एक गुड मेथड है। एलोय से हम एलोय बना के वहां पे भी हम चीज जो अलग अलग मेटल का हम एलोय बनाते हैं ना, तो वो भी इसके लिए सही है। उसके बाद क्या है, बट इट आयरन इज मोस्ट वाइडली रिमूव्ड मेटल नेवर प्योर स्टेट। आयरन को हम कभी भी प्योर स्टेट में नहीं करते। इसमें क्या है, क्योंकि यहाँ पे ये सॉफ्ट होता है और इजीली स्ट्रेच हो जाएगा अगर हमने इसको होट किया है, इसीलिए इसमें कुछ ना कुछ अमाउंट कार्बन की ऐड की जाती है ताकि ये स्ट्रॉन्ग हो जाए। आयरन इज मिक्स्ड विद निकल एंड क्रोमियम वी गेट स्टेनलेस स्टील। तो जब हम आयरन को किसके साथ मिक्स करते हैं, निकल और एल्यूमिनियम के साथ, जब हमें क्या मिलती है, स्टेनलेस स्टील मिलता है। एनी मेटल चेंज इफ, अगर हमने देखो अगर हमने एक मेटल को दूसरे मेटल में ऐड किया तो उसकी प्रॉपर्टी है वो चेंज हो जाएंगी। अगर हमारे पास एलओए क्या होता है, एक किसी भी मिक्सचर मेटल, दो मेटल मिला दो, एक मेटल नॉन मेटल मिला दो, तो उसको हम क्या बोलते हैं, एलओए बोलते हैं। कुछ नहीं, आपने बस इतना याद रखना कि गैल्वेनाइजेशन क्या होता है, लेयर जिंक की लेयर है वो जब हम आयरन पे चढ़ा देते हैं उसको गैल्वेनाइजेशन बोलते हैं। आयरन को हम अकेले यूज नहीं करते, उसके साथ कार्बन यूज करते हैं। जब हम आयरन के साथ निकिल और क्रोमियम यूज करेंगे तो वहां पे वो हमें स्टेनलेस स्टील मिल जाता है। तो ये चीजें यहाँ पे बताई गई है।
तो यहाँ पे बस ये बताएगा, देखो अगर हमारे पास मेटल मरकरी हो जाए एक भी, तो उसको हम क्या बोलेंगे, एमलगम बोलेंगे। और जो इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी होगी और मेल्टिंग पॉइंट होगा ना, वो एलओए का जो प्योर मेटल्स होंगे उनसे कम होगा। तो ये वाली चीज भी आप ध्यान रख लेना। अगर हमारे पास मरकरी है तो उसको हम एमलगम बोलेंगे, और जो प्योर मेटल से जो हमारा एलओए है उसका मेल्टिंग पॉइंट है वो कम होएगा, कंडक्टिविटी भी कम होएगी। ब्रास किसका एलओए है, कॉपर का, जिंक का। ये वाला क्वेश्चन भी पूछा गया है। ब्रास किसका है, कॉपर और जिंक का। अब ब्रोंज किसका है, हमारे पास कॉपर और टीन का। ये वाले एलॉय भी आपने याद रखने। उसके बाद क्या है, लेड और टीन के, लेड और टीन के एलॉय को हम क्या बोलते हैं, सोल्डर बोलते हैं। तो इन तीनों एलॉय को याद रख लेना आप। बस यहाँ पे हमारी यूनिट है वो फिनिश ही हो गई है। क्वेश्चन दिए गए हैं, मेटालिक ऑक्साइड ऑफ जिंक एंड हीटेड विद फॉलोइंग मेटल्स। तो जिंक ऑक्साइड को हम जिंक के साथ रिएक्ट करवाएंगे तो कोई इफेक्ट नहीं होगा, मैग्नीशियम के साथ वो डिस्प्लेस हो जाएगा, कॉपर के साथ रिएक्ट नहीं होगा। मैग्नीशियम है वो सबसे ज्यादा रिएक्टिव होता है, तो ना तो जिंक के साथ इफेक्ट होगा, ना इसके साथ, ना इसके साथ। तो कॉपर है वो सबसे लीस्ट रिएक्टिव होता है, तो इसके साथ हो जाएगा, इसके साथ, कॉपर के साथ कोई रिएक्शन नहीं होगी। डिस्प्लेसमेंट बताना था ना, तो ठीक होगा, ये बताना था। तो देखो जिंक है वो कॉपर से ज्यादा रिएक्टिव होता है। जिंक ऑक्साइड है उसमें हम जिंक डालेंगे तो कोई रिएक्शन नहीं होगी, मैग्नीशियम डालेंगे तो डिस्प्लेसमेंट होगी, कॉपर कम रिएक्टिव है तो नहीं होगी। मैग्नीशियम ऑक्साइड में हमने जिंक डाला तो मैग्नीशियम ज्यादा रिएक्टिव है जिंक के बजाय, तो यहाँ पे भी नहीं होगी, यहाँ पे भी नहीं होगी। कॉपर ऑक्साइड में हमने जिंक डाला तो डिस्प्लेसमेंट होगी, मैग्नीशियम डाला तो डिस्प्लेसमेंट होगी, या नहीं होगी। यहाँ पे कौन सी मेटल है जो इजिली करोजन नहीं होता, तो आप गोल्ड प्लेटिनम का एग्जांपल ले सकते हो। एलओए कहाँ होगा, जहाँ एक से ज्यादा मेटल को मिक्स करें। तो देखो यहाँ पे ये हमारी यूनिट है वो कंप्लीट होती है। होपफुली मैं आपको समझा पाई हूँ। तो नेक्स्ट वीडियो में हम मिलेंगे नेक्स्ट टॉपिक के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो।